गिवन इन 1965। तो फर्स्ट यानी पहला जो दिया गया 1965 में दिया गया, और साहित्य के क्षेत्र का है यानी लिटरेचर का है ज्ञानपीठ भी। और ज्ञानपीठ भारत का साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। लिटरेचर के फील्ड में ये हमारा हाईएस्ट अवार्ड है, इससे हायर हमारा कोई भी अवार्ड नहीं है, ये हमारा हाईएस्ट अवार्ड है व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर। ठीक है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो 1961 स्टैब्लिश होता है और पहली बार दिया जाता है 1965 में। हमेशा पहले रेसिपिएंट जो है वो महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें जो पहले रेसिपिएंट है कौन है, तो इसके पहले रेसिपिएंट है जी शंकर कुरूप। सवाल बनता है कि ज्ञानपीठ पहली बार किनको दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। कब दिया गया? 1965 में दिया गया। और किस भाषा के लिए दिया गया, तो ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? मलयालम भाषा के लिए। तो फर्स्ट ज्ञानपीठ 1965 जी शंकर कुरूप मलयालम। और यहां से तीन अलग अलग सवाल बन जाते हैं कि पहली बार ज्ञानपीठ कब दिया गया, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। ठीक है, और 1965 में किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए दिया गया? मलयालम भाषा के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? मलयालम भाषा के लिए दिया गया। हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ अगर हम बात करें, तो हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है 1968 में। चिदम्बरा इनकी पुस्तक थी, क्या थी? चिदम्बरा। और हिंदी से भी पहले आपको एक चीज याद करनी चाहिए, मैं बता दूं आपने यहां देखा कि इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति हैं जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ को, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सिर्फ नोबेल, बेटा मैं भारत की बात कर रहा हूं, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। नोबेल विश्व का सर्वोच्च सम्मान है, नोबेल भारत का है ही नहीं ना, तो इसलिए हम उसे भारत का नहीं कैटेगरी में रख सकते, ये हमारा है। तो सबसे पहले पहले प्राप्तकर्ता, और फिर एक सवाल आएगा पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, यानी फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट इसकी कौन है, तो वो आशा पूर्णा देवी है। और कौन सी भाषा के लिए? बंगाली भाषा के लिए 1976 में। कब? 1976 में। तो पहले तो ये दो याद कर लो, पहले पहले ठीक है, पहले याद कर लिया। तो ये जी शंकर कुरूप पुरुषों में या ओवरऑल जी शंकर कुरूप। और पहली महिला की अगर बात करें, आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी। जी शंकर कुरूप को किसके लिए दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था, दिमाग में हमें रखना है भैया, ये मलयालम भाषा के लिए, और आशा पूर्णा देवी को ये बंगाली भाषा के लिए दिया गया है, बंगाली भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? यहां देखिए, जी शंकर कुरूप 1965 मलयालम भाषा, और वो उधर हो गई आशा पूर्णा देवी। फिर क्योंकि हिंदी हिंदी का खास महत्व है हमारे देश में, तो हिंदी के लिए अलग से पूछ लेता है कि हिंदी के लिए पहली बार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में। और हिंदी के लिए भी फिर महिला भी पूछी जाती हैं, वो महादेवी वर्मा है 1982 में। कब? 1982 में। तो महादेवी वर्मा को जिस पुस्तक के लिए मिला वो बुक का नाम है यामा, और सुमित्रा नंदन पंत को जिसके लिए मिला वो उसका नाम है बुक का चिदम्बरा। क्या नाम है? बुक का नाम है चिदम्बरा। ये चारों चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। किसके लिए दिया जाता है? तो देखो, ये हमेशा से 22 लैंग्वेजेस के लिए दिया जा रहा था। 22 कौन कौन सी? जो जो हमारी 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची। तो हमारा जो भारत का संविधान है उसमें एक 8th शेड्यूल दिया हुआ है, 8वीं अनुसूची। कुल मिला के 12 अनुसूची है, ये आपको पता होगा। कुल मिला के क्या है? 12 अनुसूची है। ठीक है, तो 12 में से जो 8वां है, जो 8वां है शेड्यूल, उसमें हमारे देश की भाषाएं हैं जो आज की डेट में 22 हैं। क्या आप बताओगे ओरिजिनली इसमें कितनी भाषाएं थी? जो मूल रूप से जब हमारा संविधान बना, ओरिजिनली इसमें कितनी भाषाएं शामिल थी, जिसमें आज की डेट में 22 भाषाएं हैं। ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी। कितनी थी? 14 लैंग्वेजेस। ठीक है, लेकिन आज की डेट में इसमें 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो ये 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। बहुत बढ़िया, विशाल कह रहे हैं और चंदन कुमार यादव भी कह रहे हैं। आरती कुमारी पूछ रही हैं, सर मैंने नवीन सर की स्टैटिक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूं, क्या फिर से पढ़ना पड़ेगा? बेटा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादातर बदलाव जिनमें नहीं होता है। ठीक है, तो वो तो मान लो डांस है कोई कहीं का, वो तो वहीं रहेगा, वो तो वहीं का रहेगा। तो जितना टॉपिक आपने डांस का कंप्लीट कर लिया, उससे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से कर लिया, उसको आपको कब पढ़ने की जरूरत है? अगर डांस में कुछ नए तरह के सवाल आने शुरू हो गए हैं। जैसे अभी लेटेस्ट जो पैटर्न रहा है एसएससी का, वो क्या करता है, वो डांस के साथ साथ देवता भी पूछ रहा है। वो डांस में कौन से देवता को समर्पित है, कौन से त्योहार के अवसर पे दिया जाता है। तो अपनी नॉलेज में आप एक तो वो जोड़ लेना, आप जहां से भी जोड़ना चाहो, बुक से जोड़ना चाहो, किसी नोट से जोड़ना चाहो, आप वो जोड़ देना। दूसरा, जैसे कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि रामसर साइट हैं, वो कुछ नई जुड़ गई, तो वो आप अपडेट कर लेना खुद को। ठीक है, जैसे हमारी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वो जुड़ गई, उसको अपडेट कर लेना। टाइगर रिजर्व अगर कोई नया आता है, उसको अपडेट कर लेना। यानी जो सर ने पढ़ा दिया है उसमें आपको बस वो चीजें जोड़ लेनी है। जैसे हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जब सर ने पढ़ाई थी 43 होंगी, सर ने पढ़ाई है या मैंने पिछले किसी बैच में पढ़ाई है, वो वही है। बस उनमें थोड़ी थोड़ी चीजें एग्जाम जो आ रहे हैं नए नए, उनके हिसाब से अपडेट करने की जरूरत है। जैसे हमने और सर ने कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ाए थे पहले, तो हम पढ़ा रहे थे नॉर्मल, लेकिन इस बार एग्जाम में आने लगा कि भैया 1951 में कितने मेडल जीते भारत ने? पूर्णा देवी बंगाली, और पहली हिंदी के लिए महादेवी वर्मा। हिंदी के लिए महादेवी वर्मा, बेटा ध्यान रखना है, हिंदी के लिए महादेवी वर्मा। तो आपको पता है ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, उनमें 3 बार अमेंडमेंट हुआ, और अब 22 भाषाएं यानी 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल में। तो ये वैसे तो 22 के लिए ही दी जाती थी, पर 2018 में केवल एक बार एक अंग्रेजी की बुक है द शैडो लाइंस, द शैडो लाइंस, और उसके लेखक हैं अमिताभ घोष। तो केवल एक बार ये अंग्रेजी के लिए भी दिया गया है, ये केवल एक बार अंग्रेजी के लिए भी दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो 2018 में एक बार अंग्रेजी की पुस्तक द शैडो लाइंस के लिए अमिताभ घोष को दिया गया है। यानी कि आज की डेट में देखा जाए तो 22 प्लस अंग्रेजी, अभी कितनी भाषाओं के लिए दिया जा रहा है? ये तो 22 लैंग्वेजेस हैं जो इंडियन, वो प्लस अंग्रेजी के लिए दिया जा रहा है। अब दो लेटेस्ट याद रखना, एक 58 में 2 लोगों को दिया गया, गुलजार
और रामभद्राचार्य। गुलजार और रामभद्राचार्य, जो लेटेस्ट है 59वां, वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। तो यहां हमें पता होना चाहिए, गुलजार को तो उर्दू के लिए दिया गया था, रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए दिया गया था। किसके लिए? संस्कृत के लिए। गुलजार को और रामभद्राचार्य को जो दिया गया, अब 59वां दिया गया था लेटेस्ट विनोद कुमार शुक्ल को, और हिंदी भाषा के लिए। ये विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से हैं, और एक खास चीज हो गई कि पहली बार छत्तीसगढ़ से किसी को ज्ञानपीठ यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, और हिंदी के ये आज तक के कुल मिला के 12वें लेखक हैं। और इस तरह के फैक्ट आजकल पूछे जा रहे हैं, इस तरह मॉडिफाई करके पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल, हिंदी साहित्यकार हैं, छत्तीसगढ़ से पहले हैं, हाँ जी। हिंदी के कुल 12वें लेखक हैं, हाँ जी। क्या मरणोपरांत दिया जाता है? नहीं दिया जाता। मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता है बेटा, ध्यान रखना। इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो वाग्देवी यानी देवी सरस्वती की कांस्य की मूर्ति दी जाती है। देवी सरस्वती, जिनको हम वाग्देवी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वाग्देवी, यानी जो गॉडेस सरस्वती हैं, उनकी एक ब्रॉन्ज रेप्लिका दी जाती है, और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। एक बार पूरा दोबारा से देख लो ज्ञानपीठ। ये देखो, ये तो हमने पढ़ा। हमेशा क्या करना है आपको? हमेशा आपको ऐसे पढ़ने के बाद फिर एक रिवीजन मारना है, और वो रिवीजन कितनी तेज होना चाहिए? ज्ञानपीठ प्राइवेट ही संस्था है, उसका नाम है के बिड़ला फाउंडेशन। तो सवाल आ जाता है, सरस्वती सम्मान कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो लिटरेचर के लिए दिया जाता है। कौन देता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन देता है। कब से देना शुरू किया था? तो 1991 से देना शुरू किया था। कितनी भाषाओं के लिए? तो ये स्ट्रिक्टली केवल और केवल आज तक 22 भाषाओं के लिए ही दिया जाता है। केवल 22 भाषाओं में, 22 भाषाओं में दिया जाता है। और इसके फर्स्ट रेसिपिएंट हरिवंश राय बच्चन, जैसे पिछले वाले के हमने देखे थे। कौन? तो पिछले वाले के हमने देखे थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक सारी चीजें देखी। सरस्वती लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन देता है 22 भाषाओं में, और वो 22 वही भारतीय वाली 8th शेड्यूल वाली ही, जो हमारे 8th शेड्यूल में है, ठीक है, जो हमारे 8th शेड्यूल में दी हुई है, उन्हीं 8 भाषाओं के, सॉरी 22 भाषाओं के लिए। हरिवंश राय बच्चन इसके पहले रेसिपिएंट थे। कौन थे? पहले। कभी कभी सवाल आता है, मधुबाला किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसने लिखा है? मधुकलश किसने लिखा है? तो ये सारी की सारी चीजें हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। इसमें पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए। अब आप कहोगे भैया आपने बताया था ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे बड़ा है साहित्य के क्षेत्र में। हाँ जी, बताया था मैंने, पर भैया उसमें तो 11 लाख ही रुपए मिल रहे थे, 11 लाख रुपए, और इसमें तो 15 है, तो ये बड़ा होना चाहिए। तो बेटा पैसे से पुरस्कार का छोटा या बड़ा होना नहीं तोला जाता। वो हमारे यहाँ पे एक संस्था के द्वारा दिया जाता है, और वो संस्था, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। जैसे आप देखते हो ना, प्राइवेट नौकरी कई बार 2 लाख रुपए जो कमाता है ना, उसे उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, उसको उतना ऊपर नहीं समझा जाता जितना 80-90 हजार कमाने वाले सरकारी इंस्पेक्टर को माना जाता है। तो इसीलिए भाई केवल पैसे से इसको आप सबसे ऊपर नहीं रख सकते हो। ये लेटेस्ट 2024 के लिए दिया गया था 34वां। ये एक साधु भद्रेश दास है, इनकी ये तो उपाधि है। उपाधि छोड़ो, बस आप नाम याद करना। साधु भद्रेश दास को दिया गया 2024 में। उन्होंने पुस्तक लिखी थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, संस्कृत के लिए, और संस्कृत उन 22 भाषाओं में है, इसलिए इसमें दिया जाता है, ठीक है। संस्कृत क्योंकि उन 22 भाषाओं में है। तो फिर से देख लो, सरस्वती सम्मान साहित्य 1991 के बिड़ला फाउंडेशन। जब आप नोट्स भी बनाओ, अगर मुझे नोट्स बनाना है, अच्छी राइटिंग के चक्कर में नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत अच्छी राइटिंग के लिए हमें 10 पीढ़ियों को नहीं देके जाना। वो पहले हमारा सिलेक्शन हो जाए, फिर से नोट्स बना लेगा कोई और पढ़ेगा तो, ठीक है। कोई और पढ़ेगा तो वो अपने नोट्स बना लेगा, उतना बुद्धिमान वो है। तो हमें केवल हमारी समझ में आ जाए उस तरह का नोट्स बनाना है, ताकि हमें मेन चीज है समय जितनी भी हम बचा सकें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब 2 पुरस्कारों को जो आपने देखा, ज्ञानपीठ और एक सरस्वती, उनमें आपको पता है एक अंग्रेजी ज्ञानपीठ वाला और एक राजस्थानी और जुड़ जाएगा, राजस्थानी और। पर इन दोनों तीनों में क्या अंतर है? देखो, इसमें 15 लाख रुपए दिए जा रहे थे, 15 लाख, इसमें 11 लाख रुपए दिए जा रहे थे, और इसमें दिए जाते हैं केवल 1 लाख रुपए। आप कहोगे जी इतने छोटा अवार्ड है ये। देखो अंतर समझना, अंतर क्या है, अंतर समझना एक बार। सर क्या सीएचएसएल का एग्जाम लेट होगा? बेटा ये चीजें अभी फाइनल नहीं है। देखो जो भी लगा रहे हैं केवल अनुमान ही लगा रहे हैं, और इन अनुमानों के चक्कर में आप मत पड़ो। अगर वो लेट होगा तो फिर वो होगा, वो लेट होगा तो वो होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि अगर ये एजेंसी बदलने लगे तो फिर थोड़ा वक्त लगेगा। आपके हाथ में तो ये है कि जिस दिन आपका एग्जाम हो, उस दिन आपकी तैयारी ऐसी हो कि आप उस मौके को हाथ से ना जाने दो। संजू सैमसन को मिले मौके, भुनाए उन्होंने, क्यों भुना दिए भाई? अगर उन्हें लगता है मुझे खिलाते तो है नहीं, छोड़ो मैं भी तैयारी नहीं करता, मैं काय को मेहनत करूं, तो वो उस गेम में खेलते और शायद 2-4 रन बना के आउट, मौका खत्म। हमें पता नहीं है कि ऊपर वाला हमें कब मौका दे देगा, और उस मौके के लिए हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, इसकी 1954 में, और आपको पता है ज्ञानपीठ की 1961 में, और सरस्वती की 1991 में हुई थी। और 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 22 प्लस राजस्थानी प्लस अंग्रेजी। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी को, भैया हिम तरंगणी बुक के लिए, इसको माखन लाल चतुर्वेदी को। कब? 1955 में। तो हम इन तीनों के पहले विजेता जान गए। अब हमने सरस्वती के, हमने 1965 वाले ज्ञानपीठ के भी हम जान गए, जी शंकर कुरूप। 1991 वाले भैया हम अमिताभ बच्चन जी के पिताजी को भी जान गए, हरिवंश राय बच्चन। और इधर हम हिम तरंगणी के लिए माखन लाल चतुर्वेदी जी को भी जान गए कि भैया इनको भी अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, सबसे पहले जो ज्ञानपीठ अवार्ड, सॉरी ये जो दिया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड, वो 1955 में दिया गया था, माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था, हिम तरंगणी के लिए दिया गया था। इसके लिए हिम तरंगणी के लिए दिया गया था। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? इसकी प्राइज मनी 1 लाख रुपए है। क्या है? 1 लाख रुपए। तो सारे विजेता 24 तो याद नहीं कर पाओगे, 24 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो 2024 वाले जो हैं, अभी लेटेस्ट हैं, ये इनको देख लेना, मैंने नहीं पढ़ा रहा हूं अभी,
क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि हो सकता है आपके नए वाले आ जाएं जब तक आपका एग्जाम हो, तो आप एग्जाम से पहले इन पे दिमाग लगाना। इनको हो सकता है तब तक दिए ना जाए नए, अगर ना दिए जाएं तो इनको पढ़ना, और नए दे दिए जाएं तो वो आपको करंट अफेयर में हम अपडेट करा देंगे। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि क्या, हाँ ये पूछ लेता है बेटा सबसे बड़ा ज्ञानपीठ के लिए पूछ लेता है ये जो भारत का साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये हमें वहां देख लेना है। ठीक है, आइए वाचस्पति पुरस्कार के बारे में क्या पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में, और ये संस्कृत लिटरेचर के लिए दिया जाता है। दो ही चीजें, और दो में से भी सबसे महत्वपूर्ण ये फैक्ट है कि भैया वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो कोई व्यक्ति संस्कृत लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करता है, योगदान करता है, उसको ये दिया जाता है। अब व्यास सम्मान भी देखो, व्यास सम्मान भी लिटरेचर में, ये भी 1991 से, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, लेकिन इसकी भाषा केवल हिंदी है। अच्छा भैया ये तो सरस्वती सम्मान वाला ही है, सेम सरस्वती सम्मान वाली संस्था है ये तो। हाँ सरस्वती सम्मान से अगर भैया मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो ये सेम है, सरस्वती भी लिटरेचर, व्यास भी लिटरेचर। सरस्वती भी 19 सरस्वती सम्मान में हम कितने दे रहे थे? सरस्वती सम्मान में हम दे रहे थे 15 लाख रुपए। इसके पहले विजेता है रामविलास शर्मा। अच्छा रामविलास शर्मा इसके पहले विजेता है? हाँ भैया इसके पहले विजेता है रामविलास शर्मा, और लेटेस्ट है सूर्यबाला, कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 2024 में। तो लेटेस्ट वाले आप देख लीजिएगा। ये वैसे अभी जैसे वो ना जो ज्ञानपीठ नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो दिए जाएंगे जल्दी ही, पर ये काफी दिन से पेंडिंग है, हो सकता है आपके एग्जाम तक भी यही लेटेस्ट रहे, हो सकता है तब तक भी कोई नया अवार्ड ना आए, तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेना। पहले प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा, जैसे सरस्वती के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सरस्वती के पहले प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन। ये 34वां मिला है सूर्यबाला, और वो मिला था साधु भद्रेश दास को। सरस्वती सम्मान मिला था साधु भद्रेश दास के। ठीक है, चलिए आगे देखिए ऑस्कर पुरस्कार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑस्कर दुनिया के फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कार है। जैसे भारत का फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो दादा साहब फाल्के है, दादा साहब फाल्के। वैसे यहां याद रखेंगे ऑस्कर की शुरुआत हुई 16 मई 1929 को। कब हुई है? 16 मई 1929 को। ये फिल्म जगत का सबसे ऊंचा पुरस्कार है, यानी फिल्म जो जगत है, जो फिल्म इंडस्ट्री कहीं की भी मानो उसमें सबसे ऊपर है, और इसे कौन देता है? तो वहां एक संस्था बनी हुई है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, यानी अंपास के द्वारा दिया जाता है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, यानी अंपास के द्वारा ये दिए जाते हैं। तो ऑस्कर की शुरुआत 1929 से, फिल्म जगत में जो हाईएस्ट अवार्ड है वो यही है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए इनको अकेडमी अवार्ड या अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहा जाता है। अकेडमी अवार्ड या अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी इन्हीं को कहा जाता है। अकेडमी अवार्ड या अकेडमी अवार्ड, ध्यान रखना है, दिया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाले व्यक्ति पूछे तो वॉल्ट डिज्नी देख लेना, इनको 26 ऑस्कर मिले थे कुल मिला के। कितने? 26 ऑस्कर। तो ये दिमाग में आपके में रहना चाहिए सबसे ज्यादा किसे मिले हैं। और सबसे ज्यादा पाने वाली फिल्में कौन सी हैं? ये तो व्यक्ति हो गए। आपको पता होगा कि ऑस्कर दिए जाते हैं कई अलग अलग कैटेगरी में। जैसे हर साल बेस्ट फिल्म का ऑस्कर दिया जाता है, हर साल बेस्ट एक्टर का भी दिया जाता है, हर साल बेस्ट एक्ट्रेस का भी दिया जाता है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी दिया जाता है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए कि जैसे वॉल्ट डिज्नी ने अलग अलग सालों में ये अवार्ड जीते थे, कुछ ना कुछ अलग अलग, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक ही तरीका में दिए जाते हैं ना। लॉस एंजलिस, यूएसए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑस्कर हमने देख लिया था, पर फिल्में कौन कौन सी हैं? तो इतिहास में 3 फिल्में ऐसे बनी हैं, 3 फिल्में ऐसे बनी है बेटा। एक तो बेन हूर 1959 में बनी थी, इसको 11 ऑस्कर मिले, ये इसका पोस्टर दिख रहा होगा आपको यहाँ बेन हूर का। दूसरी टाइटैनिक, आप सब लोगों ने भी देखी होगी। ठीक है, ये 1997 में बनी, मतलब 1997 में 11 पुरस्कार मिले से, बेन हूर को 1959 में 11 पुरस्कार मिले। और एक 3 फिल्मों की सीरीज है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, और उसकी दूसरी मूवी है द रिटर्न ऑफ द किंग, तो इसको भी क्या मिले हैं? इसको भी 11 ऑस्कर मिले हैं। तो जो आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ऑस्कर, सबसे ज्यादा ऑस्कर, सबसे ज्यादा ऑस्कर किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑस्कर किन फिल्मों को मिले हैं? तो बेन हूर, टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग इनको मिले हैं। भारत की बातों पे आ जाए, भारत में ऑस्कर पाने वाले भारतीयों की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये है भानु अथैया। तो ये भारत की पहली विजेता है और पहली महिला विजेता भी है। किस फिल्म के लिए मिला? गांधी मूवी के लिए मिला था। कौन सी कैटेगरी में? कॉस्ट्यूम डिजाइन। कॉस्ट्यूम का मतलब है जब ड्रेस बनाते हैं किसी की, अगर किसी कैरेक्टर की आपने ड्रेस बनाई कॉस्ट्यूम डिजाइन की और वो बहुत बेहतरीन बन गई, तो फिर आपको ऑस्कर दिया जाता है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, चलिए, तो ऑस्कर पाने वाले भारतीय में भानु अथैया का फर्स्ट नाम आएगा। इनको 1983 में ऑस्कर मिला, जब हमारा पहला वर्ल्ड कप था उसी साल। तो 1983 में कौन सी मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, एंड शी वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट एज वेल एज फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट ऑफ ऑस्कर। ठीक है, फ्रॉम इंडिया, तो हम इंडिया से बात कर रहे हैं, तो शी वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन एंड फर्स्ट इंडियन पर्सन टू रिसीव एन ऑस्कर। ठीक है, टू विन एन ऑस्कर, ऐसे कर सकते हो आप। तो भानु अथैया हो गई फर्स्ट विमेन इन इंडिया है। ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए है, यहां दिमाग में रखना है आपको। कौन सी मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए। कब मिला? 1983 में मिला। इसमें 2 चीज और पूछी जाती है, ये गांधी मूवी किसने बनाई थी? तो इसके डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो बेटा ये इसके डायरेक्टर थे, और गांधी का रोल इसमें बेन किंग्सले ने प्ले किया था। किसने? बेन किंग्सले ने। दोनों ही यानी विदेशी लोग हैं। गांधी जी पे बहुत सारी मूवी बनी है, बहुत सारी मूवी बनी है गांधी जी पे, लेकिन उन सब में सबसे बेहतरीन इसी मूवी को आंका जाता है। तो पहले विजेता हो गई। दूसरा देखो, सत्यजीत रे, ये ऑस्कर पाने वाले पहले पुरुष हैं भारत के, फर्स्ट इंडियन मैन, क्योंकि ये तो पहली महिला थी। जब पहली बार किसी महिला को मिला तो मैंने कहा था ना आपको, फिर आपको पुरुष के लिए और अलग से सवाल बनाना पड़ेगा। जैसे दादा साहब फाल्के मैंने पढ़ाया था, जो पहला मिला 1969 में, वो देविका रानी रोरिक को मिल गया, तो वो तो महिला है। जब वो विमेन है तो फिर फर्स्ट इंडियन मैन के लिए हमने
क्या किया था बेटा, हमने वेट किया था, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन मेन जो है फिर हमने 1970 में उनको मिला, कब मिला, 1970 में। तो ऐसे हमारे दिमाग में रहना चाहिए। सत्यजीत रे ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। ये बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, वैसे लेखक भी थे, इनमें बहुत सारी प्रतिभाएं थी। इनको 1992 में ऑस्कर दिया गया, कब दिया गया, 1992 में। तीनों पद्म अवार्ड भी मिल चुके हैं इनको, भारत में 3 पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न भी मिल चुका है, ऑस्कर भी मिल चुका है। हो सकता है सवाल बने इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे तीनों पद्म पुरस्कार, भारत रत्न और ऑस्कर मिल चुके हैं, तो अनडाउटेडली एक ही नाम निकल के आएगा, एंड ही इज सत्यजीत रे। क्या है, सत्यजीत रे। क्लियर है बेटा। ए आर रहमान 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए 2 ऑस्कर मिले इनको, कितने मिले, 2 ऑस्कर। तो देखो ए आर रहमान की साल बहुत पूछी जाती है, 2009 में, ठीक है। कौन सी मूवी के लिए, स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। कौन से सॉन्ग के लिए, जय हो, जय हो, इस तरह का गाना है, ठीक है। तो ही गॉट इट इन 2009 फॉर द फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर एंड फॉर द सॉन्ग जय हो, एंड ही गॉट 2 ऑस्कर्स, ही गॉट 2 ऑस्कर्स। द कैटेगरीज कौन कौन सी है बताओ, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। बेस्ट ओरिजिनल 9, और इनकी कैटेगरी भी थी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो इन्होंने किताब, ये सॉन्ग लिखा और उसको कंपोज किया है किसने, ए आर रहमान ने। इस तरह अवार्ड दोनों को मिलता है। 2009 में हमें रहमान जी को 2 ऑस्कर मिले, इनको मिला है 1, और साथ में रेसुल पोकट्टी को मिला है इसी मूवी के लिए। रेसुल पोकट्टी को मिला था किस कैटेगरी में, बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में, बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में। अगर ऐसे भी याद ना हो तो केवल इतना ही कर लेना कि भैया 1983 में हमें पहला ऑस्कर मिला, इसको मिला था भानु अथैया को। फिर हमें मिला है 1992 में, फिर मिला है हमें 2009 में, 3 लोगों को मिला है यहाँ पे, फिर हमको मिलेगा 2023 में, 2023 में। तो इस तरह से हमें ऑस्कर मिल रहे हैं। इनमें से 2009 में 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए आर रहमान है, रेसुल पोकट्टी है, गुलजार है। 1983 में भानु अथैया है। 1992 में कौन है, तो बेटा 92 में है जिनका नाम है सत्यजीत रे। क्या नाम है, सत्यजीत रे। सर जीएस बूस्टर सीरीज का पीडीएफ दीजिए। बेटा वो पीडीएफ, एक तो मेरी खुद की क्लास नहीं है वो अकेली, मैं तो उसमें 2 ही क्लास ली अभी तक, ऐसी मेरी क्लास वीक में 1 आया करेगी, तो इसलिए वो जो हमारी जीएस बूस्टर टाइप की इस तरह की सीरीज चलती है ना, वो वीडियो सेक्शन में उनकी पीडीएफ नहीं अवेलेबल होती है बेटा। अगर आप बनाना चाहें तो उसके नोट्स बना सकते हो। वैसे मुझे लगता है वो सब आपको कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा, कोई भी टीचर है उन चीज़ों को पढ़ाते हैं तो नोट्स तो वहीं बहुत सारे मिल जाएंगे। आप वहाँ पे वीडियो को ही जब भी समय मिले, क्योंकि छोटी वीडियो है, जब भी समय मिले तो उन वीडियोज को ही रिपीट करो, 1.5 पे करके कर लो, एक बार नॉर्मल पढ़ लो, फिर 1.5 पे कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। वो ऐसे यूज होंगी, पीडीएफ कितना इकट्ठा कर लो तो सारा आपकी किताबों में ही तो है, कहीं अलग से थोड़ी ले आए हम। कितनी इकट्ठी कर लो उसका फायदा नहीं है। उस सीरीज को आप कहाँ यूज करो, जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जो आपका खाली समय है, केवल वॉकिंग के लिए जा रहे हो, वो सीरीज उस टाइम पे सुनने के, यानी जब आपका बस सोने वाले हो, लेट गए हो, साइड में हल्का सा चला दिया, बीच में नींद आ जाएगी, ठीक है, उस तरह से उसका यूज करो। पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, ठीक है। जो मैंने वहाँ जो मैं करवा रहा हूँ, मैं तो सारी की सारी चीजें आपको वहाँ भी दूंगा बैच में, वो बैच में भी होंगे, पर बैच में हम चीजों को बार बार रिवाइज करना और उस तरह से करते हैं, और वहाँ एक छोटी वीडियो नॉर्मल तरीके से बना दी जाती है। तो बहुत बेहतरीन सीरीज है, उसका यूज वैसे ही करना है। चलिए 2023 में नाटू नाटू मूवी के लिए भी बेटा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला। यहाँ भी 2 लोग हैं, जैसे वहां पे ए आर रहमान थे, वैसे यहाँ एम कीरवानी है जिन्होंने कंपोज किया गाने को। और बेटा याद रखना है, गीतकार जिन्होंने लिखा, जैसे गुलजार ने लिखा था वैसे ही चंद्र बोस ने इसको लिखा है, तो एम कीरवानी और चंद्र बोस को मिला है, ठीक है। एम कीरवानी और चंद्र बोस को, ये गाया इन्होंने था, लेकिन गायक को नहीं मिलता है नॉर्मली वो, ठीक है। तो राहुल सिप्लीगुंज और बेटा याद रखना है, सॉरी एम कीरवानी और गीतकार चंद्र बोस, इनको मिला है 2023 में। 2023 में ही एक और कैटेगरी होती है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, जो बहुत छोटी सी कोई मूवी बनाई जाए, बहुत छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, मेनली वो वृत्त चित्र है, वो एक मूवी भी नहीं है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, ये तमिल लैंग्वेज में थी। किसमें थी, तो तमिल भाषा में थी बेटा ये। तो ये तमिल लैंग्वेज कभी आपसे पूछ ले किस भाषा में थी, तो तमिल लैंग्वेज में ही बनाई, और इसको बनाने वाले 2 लोग गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को ये अवार्ड दिया गया, गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस। तो हम अगर याद करें नंबर 1 ऑस्कर विनर्स को, अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करूं, इफ आई कंक्लूड ऑस्कर विनर्स, ठीक है, तो नंबर 1 1983 भानु अथैया, फर्स्ट विमेन एंड फर्स्ट पर्सन। नंबर 2 1992 सत्यजीत रे। नंबर 3 बताओ जल्दी कौन होंगे, क्या 2009 में होंगे, यस। 2009 में कौन कौन है, तो ए आर रहमान है, रेसुल पोकट्टी है और गुलजार है। एंड नंबर 4 2023 तो कौन कौन है, एम कीरवानी है, चंद्र बोस है, गुनीत मोंगा है और कार्तिकी गोंजाल्विस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति को दिया गया था, 1992 में भी एक को ही दिया गया था, 2009 में 3 लोगों को, ठीक है, 3 लोगों को दिया गया, ए आर रहमान, गुलजार, ठीक है बेटा, और रेसुल पोकट्टी, और 2023 में 4 लोगों को। एक सॉन्ग के लिए तो किसको मिला था, तो एम कीरवानी और चंद्र बोस को। और द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए किसको मिला था, तो वो किनको मिला था बताओ, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए, बताओ दिमाग लगा के, गुनीत मोंगा, कार्तिकी गोंजाल्विस, गुनीत मोंगा, कार्तिकी गोंजाल्विस, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ क्लियर है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट पहली फिल्म बहुत पूछी जाती है, तो जो प्रमुख फिल्में हैं, सबसे पहले भारत की 1987 में मदर इंडिया, मदर इंडिया को नेबू में किया गया था बेटा, और ये 1988 में सलाम बॉम्बे को, सलाम बॉम्बे को। अभी लास्ट वाले ऑस्कर देख लो, वैसे मई में नए आ जाएंगे, तो 4 पढ़ लो अभी। अनोरा बेस्ट फिल्म है, एड्रियन ब्रॉडी बेस्ट एक्टर हैं, बेस्ट एक्ट्रेस है मिकी मेडिसन, और बेस्ट डायरेक्टर है सियान बेकर, सियान बेकर। तो 4 देख लो केवल, ज्यादा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका अगर अभी नजदीक में कोई एग्जाम नहीं है और आपके एग्जाम से पहले नए ऑस्कर आ जाएंगे, तो ज्यादा चांस साल में 98th ऑस्कर दिए जाएंगे, 98th ऑस्कर इस साल में दिए जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए तो दिए जाएंगे। हाँ तो बेटा आपका एनटीपीसी का है एग्जाम, गीतांजलि आप पढ़ लो इसको, आप पढ़ लेना, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, क्लियर है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद जी हैं कौन। तो मेजर ध्यानचंद जी खुद बेटा हॉकी के एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हुए हैं,
और उनके नाम पे आज की डेट में भारत का जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है वो उन्हीं की याद में दिया जाता है, उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। आप कहोगे कि जी आज की डेट में क्यों लगा रहे हो आप, क्या पहले नहीं दिया जाता था? तो पहले किसी और खेल रत्न पुरस्कार हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है, भारत का हाईएस्ट ऑनर है जो स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। पिछले 4 साल में किसी ने बहुत आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी हो, बहुत आउटस्टैंडिंग यानी उत्कृष्ट और असाधारण खेल जिसने दिखाया हो, ऐसे व्यक्ति को ये दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। अब नाम इसका बदला गया, क्योंकि मैं कह रहा था ना कि ये पहले किसी और नाम से दिया जाता था, तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। श्वेता साहनी का कमेंट महेंद्र भाई एक बार करना और भेजो उनको, जयवीर जी की टीम को भेजो, पीडीएफ कैसे गड़बड़ है। नाम कब बदला गया 2021 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। पुरस्कार राशि है इसकी 25 लाख रुपए, यानी प्राइज मनी इसमें 25 लाख रुपए दी जाती है, नहीं दी जाती है 25 लाख रुपए, ठीक है। तो प्राइज मनी 25 लाख रुपए दी जाती है। और ये कब शुरू हुआ? 91-92 में शुरू हुआ था, 1991-92 में शुरू हुआ था। महेंद्र जी ये नीचे हो जाएगा, इसे उधर से आप पकड़ो, इससे थोड़ा स्पेस नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो कब शुरू हुआ? 1991-92 में शुरू हुआ और पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। क्लियर है, ये सारी की सारी चीजें क्लियर। तो 2021 में ही क्यों नाम बदला? क्योंकि हमारे हॉकी के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, और जब ये इतने बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं तो भाई इनके नाम से तो पहले ही रख लेना चाहिए था हमें, पर चलो नहीं रखा। तो 2021 में हमने 41 ईयर्स के बाद, 2021 में हमने 41 ईयर्स के गैप के बाद, ठीक है, हमने ओलंपिक मेडल जीता था। ओलंपिक जीता था ना हमने 2021 में, ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है, हॉकी का ब्रॉन्ज जीता था। और हॉकी के जो स्वर्णिम दिन थे हमारे, वो मेजर ध्यानचंद के ही समय के हैं। मेजर ध्यानचंद जी जिन ओलंपिक में खेले थे वहीं से हमें गोल्डन जो सफलता मिलनी शुरू हुई थी, इसीलिए ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता हमने हॉकी में 2021 में आफ्टर अ गैप ऑफ 41 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि हमारा जो उससे पहला था आफ्टर अ गैप ऑफ 41 ईयर्स, तो उससे पहले वाला जो था हमारा वो कब था मेडल? 1980 में, जो हमने गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। चलिए, तो नाम कब बदला गया 2021 में? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राशि इसमें जो प्राइज मनी है 25 लाख मिलती है। ये शुरू हुआ 91-92 में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखना है, इसका पहले नाम हुआ करता था। नाम चेंज हुआ है 2021 में, मैंने बता दिया क्यों चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए, पहला पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए किसे दिया गया, तो ये फर्स्ट अवार्डेड, ये जो दिया गया था पहली बार, फर्स्ट अवार्ड ये विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया। विश्वनाथ आनंद जो कि चेस के एक प्लेयर हैं, and he was the first grandmaster of India, and he is the first grandmaster of India, and he was the first world champion from India। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो याद रखना है हमें इन दोनों चीजों को। अब ये तो पहले व्यक्ति हो गए, फर्स्ट प्राइज तो इनको गया, और फर्स्ट विमेन कौन है? तो फर्स्ट विमेन जो है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, जिनको 94-95 में मिला, और बाद में जाके इनको, आपको पता है, जब ओलंपिक का ब्रॉन्ज मिलेगा तो ये पहली महिला बन जाएंगी भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला बन जाएंगी। तो ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला होगी। पहला क्रिकेटर पूछा जाए तो सचिन तेंदुलकर का नाम ले लेना, ठीक है। फर्स्ट क्रिकेटर इस अवार्ड को पाने वाले कौन है? सचिन तेंदुलकर, 97-98 में। फर्स्ट हॉकी प्लेयर पूछे तो धनराज पिल्लई का नाम याद रखना है बेटा। फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर पूछे तो आप गलत मत कर देना, क्योंकि मुझे बताया पीवी सिंधु या साइना नेहवाल कर सकते हो, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए, तो पुरस्कार पाने वाला पहला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, फर्स्ट हॉकी प्लेयर है धनराज पिल्लई, फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर कौन है? पुलेला गोपीचंद है बेटा। कौन? पुलेला गोपीचंद, फर्स्ट वो हो गया बेटा, ठीक है। अब अभिनव बिंद्रा को कब मिला? क्योंकि महत्वपूर्ण नाम है बेटा। तो 2001 में अभिनव बिंद्रा को मिल चुका है, अंजू बॉबी जॉर्ज को 2003 में मिल चुका है, एमएस धोनी को 2007 में मिला। अब एक और आपसे पूछा जाएगा, पहले पैरा एथलीट। पैरा एथलीट का मतलब जानते हो? दिव्यांग। यहां पैरा एथलीट का मतलब है दिव्यांग, यानी एक तो हमारे नॉर्मल खिलाड़ी हो गए, एक हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं। तो हम बाकियों को तो देते आ रहे हैं पुरस्कार, पर क्या हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने कुछ कभी अच्छा प्रदर्शन किया ही नहीं है, कभी बेहतर परफॉर्मेंस दी नहीं है? तो परफॉर्मेंस तो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी बेहतर दी है। इसलिए देवेंद्र झाझरिया को 2017 में जब ये दिया गया, भैया कौन सा, जब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उस टाइम पे इसका नाम हुआ करता था, तो देवेंद्र झाझरिया फर्स्ट पैरा एथलीट हो गए। अब वैसे ही महत्वपूर्ण नाम है विराट कोहली, 2018 याद रखना। वैसे ही महत्वपूर्ण नाम है रोहित शर्मा, 2020 याद रखना। धोनी 7 याद रखना, कोहली 18 याद रखना, रोहित शर्मा 20 याद रखना, धोनी 7 याद रखना, कोहली 18 याद रखना, रोहित शर्मा 2020 याद रखना। अब पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पैरा एथलीट, जैसे पुरुषों में है तो पहले दिव्यांग कौन है बेटा? पहले दिव्यांग है देवेंद्र झाझरिया, लेकिन महिलाओं में ये है दीपा मलिक। महिलाओं में कौन है? दीपा मलिक है। कौन है बेटा? दीपा मलिक। हाँ, अंकित यादव कह रहे हैं सर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। हाँ बेटा, वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई, बहुत शानदार है ना। चलिए, तो पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पुरस्कार पाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी आए तो धनराज पिल्ले बता देना। अगर पुरस्कार पाने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी पूछे तो आपको क्या बता देना है? पुलेला गोपीचंद बता देना है मेरे शेरों, जो विश्व में गोल करने के मामले में चौथे नंबर पे है इंटरनेशनल में, ठीक है। चलिए, और पहली महिला क्रिकेटर, जैसे आपने पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर दिखा दिया ना, वैसे ही पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज है। कौन है? मिताली राज है। 2014 का ये लेटेस्ट है, आपके एग्जाम तक हो सकता है कोई नया भी आ जाए, पर अभी तो 2024 का लेटेस्ट है बेटा, 2024 का। और ये 4 लोगों को मिला। डी गुकेश, जो अभी चेस में वर्ल्ड चैंपियन है। कौन है? चेस में वर्ल्ड चैंपियन है बेटा, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के हैं। जो प्रवीण कुमार है, एक पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार, इनको इस बार पद्मश्री भी मिला है, अगर आपको पता होगा, पद्मश्री भी मिला है इनको, ठीक है। पद्मश्री 2026, और जब मैं पढ़ाऊंगा अभी, एक पद्मश्री की क्लास रह रही है, तो वो हम ये देखेंगे। और मनु भाकर को, जो शूटिंग में जो 2 गोल्ड लेके आई, सॉरी 2 मेडल लेके आई, 2 ब्रॉन्ज मेडल है ना, इनके 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। कहाँ पे? ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में? ओलंपिक 2024 में, ओलंपिक 2024
जो समर ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, समर ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पे दिया जाता है। अब देखो हमने दो पुरस्कार देखे थे, कौन कौन से? हमने दो पुरस्कार देखे थे, एक तो देखा था सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान देखा था हमने, हाँ जी देखा था। एक हमने व्यास सम्मान देखा था, हाँ जी ये भी देखा था। सरस्वती 22 भाषाओं के लिए दिया जाता था, हाँ जी दिया जाता था, और व्यास हिंदी के लिए दिया जाता था। तो ये दोनों पुरस्कार भी साहित्य के सम्मान उसमें थे, क्षेत्र में, हाँ जी लिटरेचर में ही। ये भी 1991 1991 से दिए जा रहे थे, हाँ जी दिए जा रहे थे। इन दोनों को भी के बिरला फाउंडेशन दे रहा था, हाँ जी के बिरला फाउंडेशन दे रहा था। तो याद रखना इसमें 3 पुरस्कार है मुख्यतः जो के बिरला फाउंडेशन देता है, मुख्यतः 3 है, मुख्यतः 3 पुरस्कार है बेटा जो के बिरला फाउंडेशन, ध्यान रखना है, देते हैं। तो के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान को भी देता है, व्यास सम्मान को भी देता है, सरस्वती सम्मान को भी, व्यास सम्मान को भी, और याद रखना है ये बेटा इसको बिहारी पुरस्कार को भी देता है, बिहारी पुरस्कार को भी देना था। ठीक है चलिए क्लियर है यहां तक? तो बिहारी पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा। अब यहां भाषा देखो, ये हिंदी एंड राजस्थानी के लिए दिया जाता है, हिंदी एंड राजस्थानी के लिए, जबकि सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं के लिए दिया जा रहा था? 22 भाषाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में है, और व्यास सम्मान हिंदी के लिए, इसके लिए हिंदी के लिए। तो यहां पर हिंदी और राजस्थानी दोनों। लेकिन बिहारी पुरस्कार में एक अंतर रहेगा कि बिहारी पुरस्कार केवल और केवल राजस्थानी व्यक्ति को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? राजस्थानी व्यक्ति को दिया जाएगा। कितनी? राजस्थानी व्यक्ति को दिया जाएगा। क्लियर है बेटा बताओ? चलिए कुछ बच्चों के डाउट हैं जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की है। बेटा जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की है वो वाले डाउट हम क्लास में ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें जो बच्चे टाइमली पढ़ रहे हैं उनकी तो कोई जाएगा, जबकि ना तो व्यास सम्मान में ऐसा था, ना तो बेटा व्यास में ऐसा था, ठीक है, और ना ही सरस्वती में ऐसा था। ये दोनों ही सम्मान किसी को भी दिए जाएंगे, बस भाषा की बाउंडेशन थी कि केवल व्यास जो है केवल हिंदी के लिए, और ये सरस्वती किसी भी 22 भाषाओं में से जो भी बेहतरीन हो। एक और अंतर था, व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए दिए जाते थे, 4 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए थे बेटा, 15 लाख। लेकिन ये प्राइज मनी यहाँ पे हो जाएगी केवल 2.5 लाख। कितनी है? 2.5 लाख। पहले प्राप्त करता इसके जयसिंह नीरज थे, ठीक है, और जो 32वां मिला था डॉक्टर माधव हाड़ा को, और उसके बाद ये भी दिया ही नहीं गया। हो सकता है ये बंदी कर रहे हो या तो, क्योंकि 2024 के बाद ये भी नहीं दिए गए। तो लेटेस्ट हमारे पास विनर होना चाहिए, लेटेस्ट विनर हमारे पास होना चाहिए था। ठीक है चलिए आगे देखिए, तानसेन पुरस्कार के बारे में पूछा जाएगा तो कौन सी सरकार देती है? तो पहला तो ये कि एमपी गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन देता है इसे? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है, और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन का संबंध भी किससे था? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। तो जो तानसेन के नाम पे अवार्ड होगा वो भी तो उसी क्षेत्र में दिया जाएगा, वो भी उसी क्षेत्र में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा बेटा? वो भी उसी क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में जो बेहतरीन योगदान कोई देता है उसके लिए दिया जाता है। चलिए भारत भारती सम्मान के बारे में बात करेंगे। भारत भारती सम्मान पूछा जाता है कौन देता है? तो यूपी गवर्नमेंट देती है। जैसे तानसेन कौन दे रहा था? गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश दे रही थी। ठीक है, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और याद रखना है इसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। 8 लाख रुपए की इसमें राशि है। सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। और हाईएस्ट ऑनर ऑफ उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट है, 8 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। एबेल पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये आता है एबेल किस क्षेत्र का है? तो गणित के क्षेत्र का है, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स का सबसे ऊंचा पुरस्कार है, सबसे ऊंचा अवार्ड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सबसे ऊंचा होगा अपने क्षेत्र में उसकी तुलना किससे होगी बेटा? उसकी किससे तुलना होगी बताओ? किससे तुलना होगी? तो ध्यान रखना है भाई आपको कि गणित का नोबेल भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी पुरस्कार अपने क्षेत्र में हाईएस्ट होगा, जो भी हाईएस्ट होगा बेटा अपने क्षेत्र का, उसकी तुलना की जाएगी नोबेल से। तो इट इज आल्सो कॉल्ड, या एबेल इज आल्सो कॉल्ड द नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। और शुरुआत हुई थी 2003 में। विनर जरूर याद रखने हैं आपको। ये नॉर्वे के गणितज्ञ थे नील हेनरिक एबेल, नील्स हेनरिक एबेल। जैसे कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है बेटा, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ऐसे ही ये नॉर्वे के गणितज्ञ हैं, वो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक, ये नॉर्वे के गणितज्ञ हैं नील्स हेनरिक एबेल, और इन्हीं के नाम पे बेटा, है ना, इन्हीं के, इट इज नेम्ड आफ्टर नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबेल। अब बेटा देखो, मसाकी काशीवारा जो जापानी मैथमेटिशियन है, इनको दिया गया है 2025 का। और हम कैसे याद करेंगे भैया? मसाकी, मैं तो साकी, गणित नहीं आता मुझ पे, मान लो गणित नहीं आता तो मैं तो साकी, साकी किसे कहते हैं? जो पिलाता है ना, जो पिलाता, जानते हो ना, साकी मेरे पे रोड दे, वो गाना सुना होगा आपने, 2 घूंट पिला। ये प्रितजर दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला। हम कोई चीज बनाते हैं ना, कोई चीज बनाते हैं, कोई निर्माण करते हैं तो उसको वास्तुकला कहते हैं, ठीक है। तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है।
तो वास्तुकला यानी ये नोबेल कहा जाता है आर्किटेक्चर का। क्यों? क्योंकि प्रित्जर आर्किटेक्चर का सर्वोच्च हाईएस्ट अवार्ड है, आर्किटेक्चर के फील्ड का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे ऊंचा। और जो सबसे ऊंचा होगा उसकी कंपैरिजन किससे की जाएगी? तो बेटा उसे कंपेयर किया जाएगा नोबेल से। ठीक है, क्लियर है? तो इट इज आल्सो कॉल्ड, है ना, इट इज कॉल्ड नोबेल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड इट वाज फर्स्ट अवार्डेड इन 1979। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज्यादा मैंने देखा नहीं है पूछता हुआ इसे। पहले विजेता भी उतने याद करना या ना करना, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है बेटा, जो भारत के हैं, जो भारत के पहले विजेता, भारत के पहले विजेता, क्योंकि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बाहर के लोगों को ही ज्यादा माना गया है। बहुत बढ़िया। तो बालकृष्ण विठल दास, बीवी दोषी बोल देते हैं इनको, बालकृष्ण विठल दास दोषी, बालकृष्ण विठल दास दोषी। ठीक है, तो ये प्रित्जर पुरस्कार जो है ये भारत के पहले विजेता, बीवी दोषी बोल देते हैं इनको। ठीक है, यानी बी वी दोषी। ये महत्वपूर्ण नाम है बेटा, यहां से पूछा जाता है, सवाल यहां से पूछा जाता है। पुलित्जर और प्रित्जर एक ही होते हैं? नहीं बेटा, अर्चना गुड़िया, दोनों एक नहीं होते हैं, दोनों एक नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो यहां पे देख लेते हैं। आगे देखिए 2025 के विजेता हैं लियू जियाकुन। लियू जियाकुन कौन है? लियू जियाकुन है। तो वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल प्रित्जर है। पहला 1979 में प्रित्जर दिया गया। पहले विनर फिलिप जॉनसन थे इसके, भारत की तरफ से पहले, तो ध्यान रखना है बेटा। और लियू जियाकुन जो लेटेस्ट हैं प्रित्जर के लेटेस्ट बेटा, लियू जियाकुन। ठीक है, लियू जियाकुन जो है चाइना के, ये प्रित्जर जीतने वाले लेटेस्ट हैं। पुलित्जर की बात करेंगे तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में शुरू हुआ था, अब तो ये बहुत में दिया जाता है, तो फिर भी इसको जर्नलिज्म के क्षेत्र का ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म दिया जाता है। ठीक है, अब जर्नलिज्म में जो अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा उसी को दिया जाएगा। इसका शुरुआत जो है, यानी स्टार्ट जो हुआ इसका 1917 में हुआ बेटा। और ये जोसेफ पुलित्जर, आपने देखा होगा हर पुरस्कार ज्यादातर किसी के नाम के पीछे है। ठीक है, हर पुरस्कार किसी ना किसी के नाम के पीछे है ज्यादातर। रेमन मैग्सेसे वो भी किसी के नाम के पीछे है, एबेल पुरस्कार वो भी, नोबेल पुरस्कार वो भी। तो वैसे ही ये भी बेटा पुलित्जर जो पुरस्कार है वो जोसेफ पुलित्जर की याद में उनके नाम पे दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। सवाल ये भी आता है कि कौन देता है इसको? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है एक ना, इट इज गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड वाज गोविंद बिहारी लाल। फर्स्ट इंडियन, ये सवाल भी आता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन या टू रिसीव पुलित्जर अवार्ड। तो पुलित्जर जो अवार्ड है उसे जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन है? तो ही वाज गोविंद बिहारी लाल। 1937 वो ईयर था। क्या था? 1930 वो। ठीक है, याद रखना है बेटा, ईयर था। बच्चा पूछ रहा है सर टोटल कितनी क्लास होंगी प्लीज बता दो, क्योंकि अभी एक भी स्टैटिक जीके की क्लास नहीं ली है बेटा। आपको तो फिर सबसे पहले क्लास ही लेनी चाहिए। जो बच्चे इतने दिन से पढ़ रहे हैं ये सवाल तो अभी उन्हीं के दिमाग में भी नहीं है कि कितनी होंगी। तो कह रहे जी आप पढ़ाओ और हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। आपने अभी शुरू भी नहीं किया, आपको उससे पहले लिखित में चाहिए? ऐसे तो नहीं होगी बेटा पढ़ाई, नहीं पढ़ पाओगे अगर इस तरह का माइंडसेट रखोगे। तो सबसे पहले पढ़ाई करनी शुरू करो। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है एक, ये भी मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, लेकिन ये यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ रामानुजन जो थे उनका बहुत कम उम्र में क्या हो गया था बेटा? उनकी डेथ हो गई थी। तो क्योंकि उन्हीं की याद में है तो ये भी यंग मैथमेटिशियन को दिया जाता है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में मैथ्स में कुछ अच्छा करके दिखाया हो। ठीक है, क्योंकि किस व्यक्ति की याद में दिया जा रहा है? उस व्यक्ति की याद में जिसने बहुत छोटी उम्र में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया था, तो इसलिए ये उन्हीं को दिया जाता है। यंग जो मैथमेटिशियन है ना, हु आर लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज, जो 32 साल से भी नीचे के हैं, एंड इट इज बीइंग गिवन सिंस 2005। ये कब से दिया जा रहा है? तो 2005 से दिया जा रहा है। और 2005 से तो सर एक और अवार्ड भी दिया जा रहा था, बुकर इंटरनेशनल। बुकर इंटरनेशनल जो है वो अवार्ड, वो जो है वो भी कब से दिया जा रहा है? तो वो भी 2005 से ही दिया जा रहा है। 2005 से 15 तक वो हर 2 साल में दिया जाता था, एवरी 2 ईयर्स में। उसके बाद वो एवरी ईयर दिया जाना शुरू हुआ 2016 से लेके अब तक। ठीक है, चलिए डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ ने जीता है। तो तीन व्यक्ति हमने देखे। देखो, हमने मसाकी काशीवारा देखा, तो काशी तो कौन जा रहे थे? मैथ के सीखने के चक्कर में जा रहे थे, तो वो एबेल अवार्ड है। लियू जियाकुन तो वास्तुकला का है बेटा, लियू जियाकुन। और बेटा ये अलेक्जेंडर स्मिथ हैं शस्त्र रामानुजन पुरस्कार वाले। ठीक है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार वाले। एक अवार्ड होता है विटली अवार्ड, और विटली अवार्ड दिया जाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ये भैया जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाता है। कौन से अवार्ड को? ये सवाल यहां से बहुत पूछा जाता है। विच अवार्ड इज कॉल्ड भैया क्या? ग्रीन ऑस्कर। तो विटली अवार्ड इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन ऑस्कर। 94 से शुरुआत हुई थी एंड फर्स्ट विनर वाज अमांडा विंसेंट। हु वाज द फर्स्ट विनर? तो फर्स्ट विनर ऑफ विटली अवार्ड वाज अमांडा विंसेंट। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ? 1994 से शुरू हुआ। ठीक है, 1994 से। ये तीनों चारों की शुरुआत देख लो एक बार। तो प्रित्जर अवार्ड 1979 में, 1979 में शुरू हुआ। ये बेटा 2005 का, सॉरी ये जो है दिया जा रहा है 2003 से। एबेल 2003 से दिया जा रहा है, एबेल 2003 से, प्रित्जर 1979 से, पुलित्जर 1917 से, और याद रखना है भैया ये शस्त्र रामानुजन 2005 से, शस्त्र रामानुजन 2005 से दिया जा रहा है। एक जेसीबी अवार्ड है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती, पहले तो ये ध्यान रखना। जेसीबी अवार्ड में जेसीबी की कोई फुल फॉर्म नहीं है, कोई भी फुल फॉर्म नहीं है बेटा। ठीक है, कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। जो बच्चे इनको याद कर पा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें ज्यादातर में विनर विदेशी हैं, और विदेशी नाम हमें याद नहीं होते। अगर यही छंगू नाम होता, अगर अलेक्जेंडर स्मिथ की जगह बेटा छंगू नाम होता शस्त्र रामानुजन में, हम याद कर लेते। ठीक है, क्षेत्र में, क्योंकि 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए तो एक और अवार्ड में भी था। हाँ जी, 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में भी है, इसमें है मेजर ध्यानचंद। और ये 2024 के लेटेस्ट विनर है इसके, उपमन्यु चटर्जी। और उसके बाद इसको कर दिया गया है फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू। क्या कर दिया गया है? डिसकंटिन्यू। तो अवार्ड की शुरुआत 2018 में हुई। साहित्य में है, पैसे के मामले में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड था ये साहित्य में। पुरस्कार राशि इसकी, यानी प्राइज मनी, अवार्ड मनी इसकी 25 लाख थी बेटा। उपमन्यु चटर्जी को लास्ट में दिया गया, और 2024 को जब ये दिया गया उनको, उसके बाद से अभी दोबारा नहीं दिया गया है, अभी दोबारा नहीं दिया गया है, अभी दोबारा से नहीं दिया गया है। क्लियर है?
चलिए अब ये लास्ट अवार्ड है आज का लास्ट है ग्रैमी अवार्ड। देखो बेटा ग्रैमी अवार्ड क्या है, ये संगीत के क्षेत्र का है, ठीक है, संगीत, पर कौन सा संगीत, अंग्रेजी संगीत, यानी कि अंग्रेजी वाला। तो हमारे अरिजीत सिंह को नहीं मिलेगा ये, ठीक है, हमारे अरिजीत को नहीं मिलेगा, ये अंग्रेजी संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए शुरुआत इसकी 1959 से हुई थी, जैसे ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी, ऑस्कर की शुरुआत आपको पता होना चाहिए 1929 से हुई थी, 16 मई 1929। वैसे ही इसकी शुरुआत हुई है 1959 और इसे नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। तो इसके किसके द्वारा दिया जाता है बेटा, इसे नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। कौन से अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड के तौर पर जाना जाता है, बेटा ग्रामोफोन अवार्ड के तौर पर जाना जाता है ग्रैमी पुरस्कार को ही। उसके डिजाइनर जॉन विलिंग्स हैं, कौन है, जॉन विलिंग्स हैं। यूएसए का सबसे पुराना पुरस्कार है, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, ठीक है। पहला ग्रैमी जीता था हेनरी मैंसिनी ने, किसने, हेनरी मैंसिनी ने पहला जीता था। पहला समारोह हुआ था लॉस एंजलिस में 1959 में, और लॉस एंजलिस कहां है, यूएसए में है। क्या लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक भी होंगे, बताओ, क्या 2028 के जो 34th समर ओलंपिक हैं, 2028 ओलंपिक विच विल बी 34th समर ओलंपिक, यस दे विल आल्सो बी हेल्ड इन लॉस एंजलिस, ठीक है। 34th समर ओलंपिक विल आल्सो बी हेल्ड इन, है ना, लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस की बात करी हमने, फिर से देखो एक बार, 1959 में शुरुआत हुई, मूल नाम ग्रामोफोन अवार्ड है, डिजाइनर जॉन विलिंग्स है, कौन है, इसके डिजाइनर जॉन विलिंग्स हैं, कौन है, जॉन विलिंग्स है। यूएसए का है, हाँ जी यूएसए का है। अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए, हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज के म्यूजिक के लिए दिया जाता है। पहले ग्रैमी विजेता है हेनरी मैंसन, हेनरी मैंसनी, हाँ जी पहले है ये। पहला समारोह कहाँ हुआ था, लॉस एंजलिस में हुआ था जी, लॉस एंजलिस में हुआ था। सबसे ज्यादा ग्रैमी किसने जीत रखे हैं, जैसे हमने ऑस्कर देखे थे वॉल्ट डिज्नी के, वैसे ही एक बियोंसे नाम की कलाकार हैं, बियोंसे, जैसे वॉल्ट डिज्नी को मिल रखे थे 26 ऑस्कर, वैसे ही बेटा इनको मिल रखे हैं, बियोंसे को मिल रखे हैं 35 ग्रैमी अवार्ड, 35 ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, क्लियर है यहाँ। तो दो तीन नामों पे आपको थोड़ा सा ज्यादा मैंने देखो ज्यादा टिक लगा दिए, मतलब मैं जब पढ़ूंगा शुरुआत 1959, ठीक है, नारस देता है इसको नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज आता है। तो ये भी दो ऐसी एल्बम है जिन्होंने अलग अलग कई सारी कैटेगरी में जिनको नॉमिनेट किया गया था, और इन्होंने 11 तो नहीं लेकिन 9 ग्रैमी जीत रखे हैं, 9 ग्रैमी जीत रखे हैं, ध्यान रखना है, 9 ग्रैमी जीत रखे हैं, क्लियर है बेटा। तो यहाँ क्लियर है, पहले भारतीय पूछे जाए तो पंडित रविशंकर 1968 में पहले भारतीय ग्रैमी जीतने वाले और पहली इंडियन वुमेन कौन है, तो तन्वी शाह है, कौन है, तन्वी शाह। और यहाँ से दो नाम है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे सवाल बनता है क्योंकि इंडियन से ज्यादा पूछा जाता है बेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा बार दो एल्बम को मिला है, वो एल्बम है सुपरनैचुरल एंड हाउ टू डिसमेंटल एन एटॉमिक बॉम्ब बेटा। ग्रैमी अवार्ड 2026 में 68th में थे ये, 68th में ये चार श्रेणियों में, जो मेन चार श्रेणी है उन्हें देख लो, वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी में दिया जाता है ये भी, पर मेन है देखो, इसमें एक होता है एल्बम ऑफ द ईयर, ये बैड बनी को मिला है, बैड बनी नाम के कलाकार को। और याद रखना है उनकी एल्बम थी देबी तिरार मास फोटोस, देबी तिरार या टायरर मास फोटोस, ये फोटोस तस्वीरों के लिए लिख दिया है, तो ये इनकी एल्बम थी। तो इनका एल्बम बाद में याद कर लेना, नाम पहले कर लेना। तो बैड बनी बेटा एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बैड बनी को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एक ये कैटेगरी होती है, केंड्रिक लैमर और एस जेडे दो कलाकार हैं, केंड्रिक लैमर और एस जेडे को मिला है लूथर के लिए, किसके लिए बेटा, लूथर के लिए। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर ये सबसे महत्वपूर्ण होता है बेटा, ये बिली एलिश को मिला है, बिली एलिश नाम के कलाकार को, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर हो गया, सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश को मिला है, और वाइल्ड फ्लावर उनकी एल्बम का नाम है, क्या है, एल्बम का नाम वाइल्ड फ्लावर बेटा। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है ओलिविया डीन, कौन है, ओलिविया डीन। एक दिन में याद नहीं होंगे चारों क्योंकि थोड़ा सा बाहर का है। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, जिनकी एल्बम है डेबी टायरर मास तस्वीरें, डेबी टायरर मास फोटोस, ये। दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और एस जेडे लूथर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पिछले साल भी केंड्रिक लैमर को मिला था, केंड्रिक लैमर एंड एस जेडे। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर है बिली एलिश का वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट हैं ओलिविया डीन, कौन है, ओलिविया डीन। पंडित रविशंकर ने 5 बार जीता है इसको, जाकिर हुसैन ने भी 5 बार जीता है, ए आर रहमान 2 बार जीत चुके हैं, ए आर रहमान। जुबिन मेहता 5 बार जीत चुके हैं, रिकी केज भी 2 बार जीत चुके हैं। तो सबसे ज्यादा बार 5 बार देखो, ये नाम याद रखना, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन याद रखना, लास्ट में जुबिन मेहता, ये 3 नाम है जिन्होंने बार बार इसे 5 बार जीता है। फिर से देख लो एक बार, ग्रैमी अवार्ड 2026 कौन सा संस्करण था, 68 था, क्योंकि 1959 में शुरू हुए थे। ये बेटा 4 मुख्य श्रेणियों के विजेता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, एल्बम तो बहुत बैड बनी है भैया, जैसे आपके ने देखा कि शादी की एल्बम बनी हुई है किसी ने बनवाई, तो कह रहा है फिर यार एल्बम तो बहुत बैड बनी है, बहुत बेकार बनाई है मेरी एल्बम, तो एल्बम जो है ऑफ द ईयर बैड बनी। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और एस जेडे। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत बिली एलिश, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की विजेता ओलिविया डीन है। याद तो करना पड़ेगा बेटा, याद नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। सवाल यहाँ से सीधे सीधे आता है, कलिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। चमेली देवी जैन से सवाल आता है तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। और रामनाथ गोयंका भी पत्रकारिता के क्षेत्र का अवार्ड है, इसका है पत्रकारिता के क्षेत्र का अवार्ड है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया भाई, यहां तक है। अब आपके पद्म विभूषण वर्ग 1, पद्म विभूषण वर्ग 2 और पद्म विभूषण वर्ग 3, ठीक है। तो ध्यान रखना है, हाँ बाइलिंगुअल बेटा। तो इसको हम पद्म विभूषण कहा करते थे, एस्टैब्लिश हुआ था 1954 में, ठीक है। फिर 1955 में इसका नाम बदल दिया गया। जो पद्म विभूषण वर्ग 1 था उसको कर दिया पद्म विभूषण, जो पद्म विभूषण वर्ग 2 था उसको कर दिया पद्म भूषण, और पद्म श्री कर दिया गया 1955 में, क्योंकि एक तरह का कंफ्यूजन हो रहा था, एक तरह का कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि भाई पद्म विभूषण वर्ग 1 ये भी पद्म विभूषण, ये भी पद्म विभूषण, ये भी पद्म विभूषण, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3। हो सकता है कोई सोच लेता वर्ग 3 वाला ज्यादा बड़ा होता है शायद, क्योंकि इसमें 3 है, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम 1955 में चेंज कर दिया गया, एंड नाउ वी कॉल देम पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। और ये इसी क्रम में है, जो जितना बड़ा नाम है इसको नंबर 1 पे रखेंगे पद्म पुरस्कारों में,
जो थोड़ा सा छोटा है पद्म भूषण नंबर 2 पे रख सकते हो, और नंबर 3 अगर इनको हम प्रेफरेंस के ऑर्डर में लगाएं, सीरियल में लगाएं, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए किस किस वर्ष ये नहीं दिए गए, तो देखो 1978 और 1979 में तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और तब उसने इन अवार्ड्स को बंद कर दिया था। उसने कहा अवार्ड वार्ड कुछ नहीं है, सब अपने अपने लोगों को दे देते हो। तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, मोरारजी देसाई कौन बने थे, मोरारजी देसाई पीएम बने थे। ठीक है, तो हमें दिमाग में रखना है कि 1978 और 1979 में नहीं दिए गए, और फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बने, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बने कि 1993 से 1997 तक भी ये नहीं दिए गए। सर जीएस सूत्र बुक ले लें, बिल्कुल ले सकते हो बच्चे, बिल्कुल जीएस सूत्र ले सकते हो आप, है ना, क्लियर है, ले लो चलो, अगर आपको मन कर रहा है तो लो, क्लास बहुत अच्छी बुक है। ईयर्स इन विच नॉट गिवन, तो 1978 और 1979 में नहीं दिए गए, ये यहाँ पे जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने दिए, और यहाँ कुछ क्या थे बेटा, प्रशासनिक कारण थे, कुछ प्रशासनिक कारण थे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिए किसके लिए जाते हैं, तो देखो ये तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, यानी फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ये जो है बेटा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, यानी उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्म भूषण पुरस्कार, और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है हमारा पद्मश्री। क्या दिया जाता है, हमारा पद्मश्री जी दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। तो ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं और इनका यही क्रम है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सर्वोच्च पद्म पुरस्कार कौन सा है, बताओ जल्दी से जवाब दीजिए मुझे इस सवाल का जो मैंने पूछा है आपसे। ठीक है, कि सर्वोच्च पद्म पुरस्कार कौन सा है, यहां पे हम बात करेंगे। इसके बाद पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करें तो सवाल यहां से बनते हैं कि 2026 में ये कितने लोगों को दिया गया है, तो 131 यानी 131 लोगों को दिया गया। इसमें जो पद्म विभूषण है वो 5 लोगों को, पद्म भूषण जो है वो 13 लोगों को, और पद्मश्री 113 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है। बहुत शानदार, ज्यादातर साथियों का जवाब है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ये 2 तरह से सवाल पूछा जाता है, देखो कंफ्यूज मत होना। सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर पूछा जाए, सर्वोच्च यानी हाईएस्ट सिविलियन और जो है अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर पूछा जाए तो यू विल कॉल भारत रत्न। क्या बोलोगे आप, भारत रत्न बोल दोगे। ठीक है, और अगर सर्वोच्च पद्म पुरस्कार पूछा जाए तो फिर पद्म वाला लेना पड़ेगा, सर्वोच्च पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो ये आप बोलोगे क्या, ये आप मेरे शेरों बोल देना, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखो कि नागरिक सम्मान में चारों आ जाते हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अगर नागरिक सम्मान पूछे तो ये चारों आते हैं। तो पहले नंबर का नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरे नंबर का नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान पद्म भूषण, और चौथे नंबर का नागरिक सम्मान यानी सिविलियन जो अवार्ड है, सिविल अवार्ड है, तो वो कौन सा है, पद्मश्री। पर सर्वोच्च पद्म पुरस्कार पूछे तो पद्म विभूषण, दूसरे नंबर का पद्म पुरस्कार पूछे तो पद्म भूषण, और तीसरे नंबर का पद्म पुरस्कार पूछे तो वो पद्मश्री, वो क्या हो जाएगा, पद्मश्री हो जाएगा। ठीक है, पद्मश्री हो जाएगा। तो इस तरह से 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो कितने पुरस्कार मिले हैं बेटा, कितने लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं 2026 में, तो 131 लोगों को दिए गए हैं। इनमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, जो पद्म भूषण है वो 13 लोगों को दिया गया है, कितने, 13। पद्मश्री जो है वो 113 को, और जब आप इन तीनों को जोड़ोगे 5 + 13 + 113 देन दे विल बी 131, है ना, द सम ऑफ ऑल दीज विल बी 131। तो पद्मश्री 113। अब अलग से सवाल हो जाता है कि भैया कितनी महिलाएं रही इसमें, तो कितनी विमेन है, 19 विमेन है। कितने ऐसे लोग हैं जो किसी तरह से विदेशी टाइप के हो गए हैं, जैसे फॉरेन यानी विदेशी लोग हो गए, एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि भारत में नहीं रहते ऐसे भारतीय, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो जिनका कहीं ना कहीं रिश्ता भारत से है, फॉरेन को छोड़ के बाकी ऐसे हैं कि जिनका कहीं ना कहीं भारत से, जिनकी जड़ें भारत में हैं, जिनके पास यार नागरिकता भारत की है, बस रहते बाहर हैं, दूर रहते हैं थोड़ा सा। तो ये सारे के सारे जो कैटेगरी हैं, तो फॉरेन, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं, यानी जो भारत के बाहर रहकर भी भारत के लिए काम एक तरह से कर रहे हैं। तो ये 6 लोग हैं, कितने हैं, 6। तो महिलाएं हैं 13, 6 लोग हैं जो फॉरेन या एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी के हैं। और बेटा 2026 में कितने मरणोपरांत दिए गए, तो 16 जो हैं, 6 लोग हैं विदेशी वाले, और 16 ऐसे हैं जिनको पोस्ट्यूमस ये अवार्ड दिया गया है। पोस्ट्यूमस जानते हो, यानी जो मरने के बाद अवार्ड दिया जाए तो उस अवार्ड को हम पोस्ट्यूमस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पोस्ट्यूमस बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ बेटा बिल्कुल मिल चुका है विराट कोहली को पद्मश्री। तो पद्मश्री 113, ये सारा का सारा डेटा बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको याद करना है। देखो बेटा ये क्लास है ना, इस पे थोड़ी सी मेहनत मैं आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि इस क्लास से सीधे सवाल आते हैं। इससे मैं थोड़ी मेहनत आपसे चाहूंगा, थोड़ा रिवीजन आपसे भी चाहूंगा, थोड़ा सा ज्यादा, बाकियों से थोड़ा ज्यादा। और मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए अभी क्लास में कि हाँ भैया हम अगले 7-8-10 दिन में 10-10 मिनट के टाइम इसको लगभग 7-8 दिन देंगे, 10-10 मिनट का समय, और बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए, तो मरणोपरांत कितने लोगों को मिला, 16 को। अब इन 16 में से किस किस कैटेगरी में है वो, तो देखो जो पद्म विभूषण है टोटल 5, 5 में से 2 मरणोपरांत हैं। ठीक है, 5 में से 2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/5, ये मरणोपरांत है। 3 ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं और 2 मरणोपरांत हैं। इधर पद्म भूषण में 13 में से ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 13 में से 3, और इधर 113 में से 11, 113 में से 11 ये मरणोपरांत हैं, यानी कि जिन्हें मरने के बाद ये सम्मान दिया गया है, जिनके परिवार को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है बेटा, ये सम्मान दिया गया है। महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार विजेताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक तो डेटा देखा है। ठीक है, डेटा ही तो देखा है अभी, 16 लोगों को हमने मरणोपरांत देख लिया, 19 महिलाओं को देख लिया, 6 फॉरेन या एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी के लोग देख लिए। इसके अलावा हमने देख लिया 5 लोग जो हैं पद्म विभूषण है, देख लिया 13 पद्म भूषण है, और देख लिया 113 जो है पद्मश्री है, और देख लिया एक चीज के टोटल 131 है।
टोटल 131 है, ठीक है, टोटल 131। हाँ बेटा, अभी ये थोड़ा सा आसान लग रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर ये भैया थोड़ा सा ये ना बाकियों से आसान लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है अभी आपको, है ना, पर ये थोड़ा सा आगे हल्का सा अभी मुश्किल होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल। उनको आपको पता ही है इस बार डेथ हो गई थी, और उस डेथ के वक्त हमने एक और चीज देखी। जब इस बार धर्मेंद्र की डेथ की खबर आई और फिर ये पता चला कि नहीं नहीं डेथ अभी हुई नहीं है, तो हमें एक चीज पता चली कि हम सबसे आगे रहने की दौड़ में, सबसे आगे किसी न्यूज को सबसे पहले बताने की दौड़ में, टीआरपी की दौड़ में, खुद का चेहरा चमकाने की दौड़ में, जो मानव संवेदनाएं हैं ना उनको भी भूलते हुए जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि हमें किसी का परिवार जो है, जिस व्यक्ति को अभी मतलब जो व्यक्ति अभी दुनिया छोड़ के नहीं गया है, और हम उसकी खबर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वो चला गया है दुनिया छोड़ के। इससे ज्यादा संवेदनहीन हम कब हो सकते हैं? शायद कभी नहीं। और ये इस बार हमें देखने को मिला जब धर्मेंद्र जी जो हैं उनकी मौत की खबरें हमारी मीडिया ने चारों तरफ चला दी। ठीक है, तो कोशिश करनी है भाई इस तरह बहुत फर्स्ट होने की कोशिश मत करना लाइफ में। बहुत फर्स्ट होने की कोशिश में हम कई बार जो हमारी मानवीय मूल्य हैं, जो जिनकी वजह से हम मानव हैं, हम उनको पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं। और अगर उन्हें छोड़ के हमने सब कुछ भी पा लिया ना, तो शायद उसका कोई फायदा नहीं है। तो महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार विजेताओं में अगर हम बात करें, धर्मेंद्र सिंह देओल है, मरणोपरांत मिला कला के क्षेत्र में। और कला में भी खोल के पूछ लेता है कभी कभी। देखो कला में बहुत सारी चीजें हैं, तो कभी कभी अगर ये पूछेगा तो एक्टिंग है ना, इनका क्षेत्र क्या रहा है, एक्टिंग रहा है। और महाराष्ट्र में काउंट किया है इनको, महाराष्ट्र में, ठीक है, वैसे इनके ये है नहीं महाराष्ट्र के, लेकिन महाराष्ट्र में इनको काउंट किया है। तो धर्मेंद्र सिंह देओल हो गए पहले। अब क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिला है, तो इनसे पहला वाला अवार्ड कई बार पूछ लिया जाता है। पद्म भूषण इनको कब मिला था? 2012 में। इनको पद्म विभूषण मिला है 2026 में। 14 घटा दोगे तो इनको पद्म क्या मिला था बेटा? 14 घटा दोगे तो इनको मिला था पद्म भूषण। और इनके दो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इन्हें 2007 में मिला था, आईफा 2007 में मिला था मेरे शेरों, और फिल्म फेयर 1997 में। तो ये दो और महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, क्योंकि इनसे संबंधित चीजें पूछी जाने की पूरी उम्मीद है। इनकी डेथ हुई है, एक महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है, तो ये सारी की सारी चीजें दिमाग में थोड़ी सी रखनी है। 1935 में बर्थ हुआ था और 2025 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनकी हो गई डेथ। तो फिर से देख लो, धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिला, कला के क्षेत्र में मिला, खासतौर पर एक्टिंग में। और महाराष्ट्र के लिए पद्म भूषण 2012 में मिला था। पद्म भूषण इनको कब मिला था? 2012 में। फिल्म फेयर मिला था 1997 में। और आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2007 में। और ये सवाल पूछा जाएगा। इंग्लिश क्लास संजीव सर कब चलेगा? बेटा संजीव सर मुझे कई दिन से मिले नहीं, तो मैं देख नहीं पाया हूं कि अभी क्लास उनकी बंद है या किस वजह से। आज मैं पूछूंगा, आज मैं पूछूंगा। क्या है सर, तबीयत भी मुझे लग रहा है खराब चली है, क्योंकि फिर से वो बैठ के पढ़ा रहे हैं। मैंने एक दो रील देखी है, तो बैठ के पढ़ा रहे हैं। मैं आज बात करूंगा। मैं कल सोच तो रहा था कि सर को क्या दिक्कत हुई है। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, इनके बारे में डेटा हो गया पूरा। देखो धर्मेंद्र जी का अगर चाहने वाला एग्जामिनर मिल गया, तो फिर वो जन्म भी पूछ लेगा 1935, फिर वो मृत्यु भी पूछ लेगा 2025, तो फिर तो थोड़ा सा फिर वो जो आईफा वाला अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट 2007 में, वो भी पूछेगा। फिर फिल्म फेयर भी पूछेगा 1997 वाला, फिर पद्म भूषण भी पूछेगा 2012 में पद्म भूषण। इसलिए हमको तैयार होकर जाना है। ठीक है, हमको तैयार होकर जाना है बेटा। ठीक है, ऑपरेशन हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं आज बात करता हूँ। श्री केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले केरल। देखो सार्वजनिक मामले या पब्लिक अफेयर्स में पता है किन लोगों को रखते हैं ज्यादातर? जो पब्लिक सर्विस टाइप से जुड़े हुए हों या नेता हों, उनको लगभग पब्लिक अफेयर्स में रखा जाता है। तो केटी थॉमस केरल के हैं, और पद्म भूषण है, कौन है? पद्म भूषण है 2007 और 1995 से 2002 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। तो ही हैज बीन अ सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम 1995 टू 2002। तो ये केटी थॉमस को मिला है। और सवाल पूछा जाएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस जज को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, किस फॉर्मर जज को? तो वो है केटी थॉमस। अब इस बार के देखो, इस बार के पद्म पुरस्कारों में आपको बहुत हद तक केरल नजर आएगा। अब केरल क्यों नजर आएगा? एक तो केरल में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केरल में बौद्धिक स्तर पे लोग बहुत आगे हैं। पढ़ाई भी आप देखते हो कि ज्यादातर लोग बहुत शिक्षित हैं। पर थोड़ा कारण ये भी मान सकते हो कि हर सरकार चाहती है अट्रैक्ट करना लोगों को। और अभी केरल में मेरे ख्याल से चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि पिछले एक दो साल में सरकार को बहुत हद तक केरल के जो लोग हैं उनकी बुद्धिमानी नजर आ गई। मतलब ऐसा होता है अक्सर, इसमें कोई भी सरकार हो। ये ऐसा नहीं है कि जो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट है यही ऐसा करती है, सारी सरकारें ऐसा करती है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो कोशिश की जाती है कि भैया किसी तरह से अगर लुभा सकते हैं किसी को तो लुभा ले। ठीक है, तो जो मेरी पर्सनल राय है, जरूरी नहीं बिल्कुल ठीक हो, पर मेरी पर्सनल राय है कि शायद थोड़ा सा उसका प्रभाव भी वहां पे रहा हो कहीं। तो केटी थॉमस जो है वो सार्वजनिक मामले के लिए केरल के हैं, और पद्म भूषण पुरस्कार मिला है उनको। 1995 से 2002 तक ही हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे आओ। सुश्री एन राजम, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, क्योंकि कला के क्षेत्र के लोगों को पूछा जाता है बेटा। ये कला से जुड़ी हुई है, तो पहला नाम तो केवल कला नहीं बेटा, वायलिन वादक है ये। वायलिन बजाती है ये। तो हाल ही में किस वायलिन वादक को पद्म विभूषण मिला है? और पद्म विभूषण मिलने का मतलब है एक तरह से लगभग अपने क्षेत्र में ये बहुत स्पेशल होंगी। बहुत स्पेशल। बहुत स्पेशल क्यों होंगी? क्योंकि इसके बाद भारत रत्न रह जाता है बस। तो ध्यान रखना है सुश्री एन राजम। तो एक तो इनका ये भी पता होना चाहिए आपको कि कहां से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। चीजें वायलिनिस्ट, ठीक है, तो वायलिन बजाती हैं वो। और इनको पद्म भूषण मिला था 2004 में, जैसे धर्मेंद्र जी को कब मिला था? 2007 में। इनको पद्म भूषण मिला था 2004 में, और पद्म श्री मिला था 1994 में। तो ध्यान रखो, पहले 20 साल के बाद, अगर इसमें से 20 साल ये सॉरी वो घटा दोगे, अगर 22 साल घटा दोगे ना, तो इनको पद्म भूषण मिला है। और अगर फिर 20 घटा दोगे तो इनको पद्म श्री मिला है। पद्म श्री मिला है। ठीक है, क्लियर है? और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1990 में मिला था, क्योंकि ये नाम लगभग सबको पता रहेगा, तो इसमें तो बच्चा गलती करेगा नहीं। इसलिए एग्जामिनर ज्यादातर वैसी चीज देने की कोशिश करता है जो उनसे एसोसिएटेड हो। जैसे उत्तर प्रदेश पूछ लेगा, केटी थॉमस जी का केरल पूछ लेगा। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी 1990 में मिला है इनको, एन राजम को। पद्मश्री 1984 में मिला है, पद्म भूषण 2004 में मिला है। और वायलिनिस्ट है वो, क्या है? वायलिनिस्ट है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था,
मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था। अवार्ड का बेटा ऐसा कोई खास सीक्वेंस होता नहीं है। हाँ, भारत रत्न के साथ ये लग सकता था, पद्म विभूषण ये जरूर है, पर ये मेरे पास ना उसमें था, बस हिंदी में था। जब मैंने यूट्यूब पे भी क्लास ली थी तो हिंदी में ली थी, तो उसको बाइलिंगुअल किया मैंने, है ना। तो अवार्ड का ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं होता कि किस सीक्वेंस में पढ़ा उसे आगे पीछे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए बाकी अवार्ड तो है नहीं। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे कि मुझे ना थोड़ी सी ऐसी आदत पड़ गई है करंट अफेयर्स पढ़ाते वक्त से ही, कि मुझे लगता है बच्चों को एक दो बार क्लास में रिवाइज करवाना चाहिए अपने छोटे भाई बहनों को, क्योंकि अगर वो नहीं करवाएंगे तो उन्हें बस ऐसे मान लो जैसे हमने कोई किताब थमा दी हो या केवल नोट्स दे दिया हो। उस एक दो बार रिवीजन से उनका क्या होता है कि चीजें दिमाग में थोड़ी सी घूमती हैं, तो उन्हें एक तो जल्दी याद होगी जब भी वो खुद करेंगे, और कोई बच्चा एक आध बार रिवीजन ना भी कर पाए ना तो उसे उतना नुकसान नहीं होगा। अब इसमें फिर 2-4-6 क्लास फालतू बनती है, क्योंकि हो सकता है जिस क्लास को हम 40 से 45 मिनट में कराते हैं उसमें वो 55 मिनट हो गई। हालाँकि कर हम वही काम रहे हैं कि उसे रिवाइज़ कर रहे हैं और वो काम का ही है। तो क्या इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर 10-5 क्लास ऊपर जाती हैं किसी भी चीज़ की और हम इस तरह से थोड़ा-सा घुमाते हैं चीज़ों को, तो इससे आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको लगे कि भई इतना टाइम क्यों लगा देते हो भैया, ये तो हम कर लेते 20 मिनट में ही, आपने तो 35 मिनट लगा दी। अगर ऐसा कुछ इश्यू हो तो मुझे बता देना, मैं नॉर्मल-नॉर्मल करवा दिया करूँगा, है ना? वो तो मुझे फिर उस मेरे लिए वो तो आसान रहेगा ज़्यादा, बता देना, है ना? ठीक है? चलिए, ये सरकार देती है बेटा हमारी। तो सुश्री एन राजम जो हैं कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, ये वायलिन वादक हैं। पद्म भूषण मिला 2004 में और पद्मश्री मिला था 1984 में। संगीत नाटक अकादमी 1990 में। कब? 1990 में। कब है बेटा? 1990 में। ठीक है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हमारे यहाँ, जो संगीत नाटक अकादमी एक संस्था भी है, तो ये हमें दिया गया है यहाँ पे 1990। धर्मेंद्र जी के पुरस्कार याद करोगे? धर्मेंद्र जी के एक बार किस-किस को याद हैं? तो धर्मेंद्र देओल जी जो हैं, तो उनके पुरस्कार बता दोगे क्या? जैसे मैं एक तरफ से चलूँ तो 1997 में पहले देख लो। 1997 में फ़िल्म फेयर, क्या फ़िल्म फेयर, ठीक है? 2007 में आईफा, आईफा, 2012 में पद्म भूषण, पद्म भूषण, और 2026 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। इसकी एक क्लास और होगी मेरे शेरों, एक क्लास और हो जाएगी पुरस्कारों की अभी, क्योंकि वीरता पुरस्कार बचते हैं इसके बाद भी, वीरता पुरस्कार बचते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं, ज़्यादातर क्या सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ करा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू भाई। तो ये हो गया यहाँ पे। एक दो चीज़ें मैं आपको बस बता दूँ, कल क्लास नहीं होगी, कल मेरी मैराथन है सुबह, यूपी पुलिस वाले बच्चे एग्जाम आ रहा है ना, तो कल मैराथन है। तो आपके लिए एक टास्क है, जिन लोगों की कोई क्लास पेंडिंग है, ठीक है, तो वो तो अपना वो उसे कवर कर लें, ठीक है। टास्क एक तो पहला वो कर सकते हैं, पेंडिंग क्लास को कवर, ठीक है, पेंडिंग क्लास को कवर, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब आपको पहले से ही पता हो कि आज क्लास नहीं होगी, है ना। वरना तो हो सकता है कई बार इमरजेंसी में तुरंत तुरंत करनी पड़ती है, तो फिर बच्चा वेट करता है। पेंडिंग क्लास को कवर कर सकते हैं, या जिनकी क्लास कोई पेंडिंग नहीं है तो वो ये क्लास, ये जो पुरस्कार की है 1 से 4 का रिवीजन करना, चाहे 1 से 4 का, चाहे 4 बार करना पड़े, 1 2 3 4 लगातार घुमाते रहना, लगातार घुमाते रहना। तो ये कर लेना आप, ठीक है। चलिए, अब चौथे नंबर पे पी नारायणन है, वे साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ये भी केरल के हैं। तो 4 नाम आ गए। अब तक 4 नाम कौन से आए देखो। तो पहला नाम आया था, पहला धर्मेंद्र सिंह देओल का आया था, धर्मेंद्र सिंह देओल। दूसरा केटी थॉमस का आया। तीसरा एन राजम का आया। किसका आया है? सुश्री एन राजम का तीसरा नाम आया है मेरे शेरों, क्या आया है? श्री एन राजम का तीसरा नाम आया है, ठीक है। चौथा नाम आया है भैया पी नारायणन, साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं और ये भी केरल के हैं। और पांचवा नाम इसमें लास्ट आएगा वी एस अच्युतानंदन, जो वहां के सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। केरला के फॉर्मर सीएम है। मेन इंट्रोडक्शन तो इनका ये है, केरला के फॉर्मर सीएम है ये, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है। कौन रहे हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो वी एस अच्युतानंदन। तो आपने देखा 5 में से 3 केरला से हैं, 5 में से 3 केरला में है बेटा, ठीक है, केरला में। तो ये याद रखना है भाई, ये सार्वजनिक मामले हैं, क्योंकि मैंने बताया था नेता हो या वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इस तरह के लोग ज्यादातर किससे, सार्वजनिक मामलों से ही जुड़े हुए हैं। तो केटी थॉमस, वी एस अच्युतानंदन और पी नारायणन, ये 3 नाम तो केवल और केवल कहां से हैं? केवल एक ही स्टेट से निकल के आए हैं, केवल एक ही स्टेट से, ठीक है। अब पद्म भूषण पे आ जाओ। अच्छा, आपको एक डिफरेंस जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि इसको पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण। इन 5 नामों को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया ना, तो फिर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। अब पद्म भूषण की बात करेंगे, अलका याग्निक। तो पहला तो यही बनेगा कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म भूषण मिला है। पहला तो यही बनेगा, कौन सा मिला है भाई? पद्म भूषण मिला है, ठीक है, पीबी मिला है इनको। और कला के क्षेत्र से, और कला में भी खासतौर पे सिंगर हैं, क्या है? गायक हैं। इनको कितने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं? तो 2 नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं, जो एक सरकारी टाइप के अवार्ड होते हैं, हमारे यहाँ 2 मिल चुके हैं। इनको फिल्म फेयर अवार्ड कितने मिले हैं? तो 7 मिले हैं। और इन्होंने 20,000 से ज्यादा गाने गा रखे हैं। तो 20,000 से ज्यादा गाने गाने वाली कौन सी गायिका को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? तो अलका याग्निक को दिया गया है। किसको? अलका याग्निक को। और फिर सवाल पूछा जाएगा 2022 में यूट्यूब पर दुनिया में सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली कलाकार, तो शी वाज अलका याग्निक, क्योंकि गाने इनके बड़े अच्छे अच्छे हैं। गाने आपको पता ही होगा 90s के हैं, तो जिन्हें भी थोड़ी सी, जैसे वो कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि कहीं पे प्रचार कि अगर सासू नहीं मानती है, अगर प्यार में असफल हो रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, तो बाबा से मिलो, तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा उधर क्या बोलते हैं, पुराने हॉल की साइड में दुकान है, इस टाइप से आपने देखा होगा। तो वैसे ही ये भी बेटा, क्योंकि 90s के गाने हैं, और 90s का गाना एक उम्र ऐसी आती है, हर बच्चा गाता है, ठीक है। एक उम्र में हर बच्चे के दिमाग से निकलता है कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। वो उम्र आती है सबके साथ में, ठीक है। और हालांकि उस दिल विल का कुछ फायदा है नहीं, मैं भी बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन जब 7-8 साल गुजर जाते हैं ना इसके भी बाद, तो पता चलता है लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटी और ही है। ये इश्क प्यार मोहब्बत तो ये पता नहीं, ऐसा लगता है 5-7 साल तो ऐसे ही बिगाड़ दिए, इनका तो कुछ खास लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है, ठीक है। तो ये अलका याग्निक भी उसी टाइप की है कि भाई नम्रता प्रजापति का आज बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। और आप सबको की तरफ से भी मैं शुभकामनाएं दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि आपके एक साथी का बर्थडे, तो विश आप भी करोगे, ठीक है। तो भाई कुल मिला के तो इनके गाने भी वही हैं कि जो मतलब जो भी थोड़ा सा पीड़ित चल रहा हो, जिसे भी सपनों में कोई ना कोई लगातार दिखाई दे रहा हो, तो उन्हीं के लिए इनका इलाज वाले गाने हैं। तो कोविड चल रहा था, आदमी खाली थे सारे,
सारे के सारे आदमी खाली थे, आधे ऑफिस बंद है, तो क्या सुनेगा वो? फिर अलका याग्निक कोई सुनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ध्यान है। तो चलिए, तो भैया 2022 पर यूट्यूब में दुनिया में सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली कलाकार कौन है? तो वो अलका याग्निक है। कौन है? अलका याग्निक है बेटा, ठीक है, अलका याग्निक है। चलिए, तो दूसरे नंबर पे भगत सिंह कोश्यारी, इनको भी मिला है। ये भी सार्वजनिक मामले उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे, और मैंने बताया नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे सर्व किया है, तो सीधे सीधे वो क्या होगा? पब्लिक अफेयर कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, पब्लिक अफेयर कैटेगरी में ही आएंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, ही वाज द सेकंड बेटा चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ही इज आल्सो फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, फॉर्मर गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल। तो ही हैज आल्सो बीन गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ओके, आपको पता है महाराष्ट्र शहरी पॉपुलेशन में इंडिया में पहले नंबर पे है। टोटल शहरी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में, टोटल गिनती में महाराष्ट्र में पाई जाती है, पता है ना आपको? होगा पता मेरे ख्याल से। चलिए, तो भगत सिंह कोश्यारी हो गए, पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण, पीबी। ऐसे ही अलका याग्निक हो गई, क्या मिला है बेटा? अलका याग्निक को मिला है पद्म भूषण। तो दो हो गए, हाँ जी, दो हो गए। फिर तीसरे नंबर पे है कल्लीपट्टी रामासामी पलानीसामी, तमिलनाडु के डॉक्टरी लाइन से, तो इनको भी मिला है पद्म भूषण, ठीक है। तो भैया कल्लीपट्टी रामासामी पलानीसामी, चिकित्सा तमिलनाडु, चिकित्सा तमिलनाडु बेटा, चिकित्सा तमिलनाडु। सर हमको भी मिल सकता है पुरस्कार? हाँ बेटा, बिल्कुल मिल सकता है, ये किसी को भी मिल सकता है, पर हमें उस लेवल का काम करना होगा, ठीक है। चलिए, श्री ममूटी कला से हैं, केरल के, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ममूटी। ममूटी जो है एक अभिनेता है बेटा, कौन है? इज एन एक्टर, मेनली वो एक्टर है, वैसे हो सकता है फिल्में प्रोड्यूस वगैरह भी करते हो। ही इज एन एक्टर, और 1983 में एक ही साल में उसने भैया उन्होंने एक्टिंग की थी 36 फिल्मों में, 36 फिल्मों में। सर इनमें से तो 3-4 अक्षय कुमार बन जाएंगे। हाँ भाई, इनमें 3-4 अक्षय कुमार बन जाएंगे, 3-4 अक्षय कुमार बन जाएंगे, ठीक है। तो कल्लीपट्टी रामासामी पलानीसामी पद्म भूषण मिला है। ममूटी जी को भी मिला है, कला के क्षेत्र से ये भी केरल के हैं, एंड ही हैज वर्कड इन 36 इयर्स इन 36 फिल्म्स इन अ सिंगल ईयर। और कब? 1983 में। और ये 1983 में हम कैसे कनेक्ट करेंगे? जब वर्ल्ड कप था, जब भानु अथैया को ऑस्कर मिला था, ये सेम वही ईयर है जब वर्ल्ड कप हमने जीता, तो फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ इंडिया है ना, जो हमारा पहला वर्ल्ड कप आया था, लॉर्ड्स में जीता था हमने, इंग्लैंड उसका मेजबान था। ऐसे चीजों को कनेक्ट किया करो, जब भी आप पढ़ो 1983 देखा आपने, आपको भानु अथैया याद आनी चाहिए, आपको तुरंत कौन याद आना चाहिए? तुरंत आपको अपना वर्ल्ड कप याद आना चाहिए। इस तरह चीजों को जब आप कनेक्ट करना सीख जाओगे तो आसान हो जाएंगी चीजें। तो एक ही साल में 36 फिल्मों में काम किया, तो रिकॉर्ड तो बन ही जाना था। उनको पद्मश्री मिला 1998 में। अब इनको देखो पद्म भूषण मिला है, तो उससे छोटा तो पद्मश्री तो है, तो पद्मश्री याद करना है यहाँ पे। और केरल प्रभा पुरस्कार उनको मिल चुका है 2022 में, केरल प्रभा, ठीक है। अब मैं पूछूं हाँ या ना में जवाब देना, बस हाँ या ना में। एन राजम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार क्या 1990 में मिला था? एक नंबर बताओ जल्दी से। फिर डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, चिकित्सा संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, आपने नाम से ही पता चल रहा है ये भारत के ही कुछ ना कुछ जो 6 लोग हैं ना उनमें से हैं ये, चाहे तो एनआरआई होंगे, चाहे तो ओसीआई होंगे, चाहे तो पीआईओ होंगे, चाहे तो विदेशी होंगे बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नोरी दत्तात्रेयडू को चिकित्सा के लिए मिला था, एंड ही इज एन इंडियन अमेरिकन कैंसर स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे वो, ऑन्कोलॉजिस्ट ही तो बोलते हैं। हाँ, बहुत शानदार बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, यस सर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। एन राजम को 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1984 में उनको मिला था क्या? पद्मश्री। 2004 में मिला था क्या? पद्म भूषण। और 2026 में मिला है पद्म विभूषण। इस तरह चीजों को याद करना। तो पहले इन पांचों नामों को एक बार फिर से देख लो। पद्म भूषण अलका याग्निक जी को मिला है, हाँ जी मिला है। भगत सिंह कोश्यारी जी को मिला है पद्म भूषण, बिल्कुल मिला है। कल्लीपट्टी रामासामी पलानीसामी जी को मिला है, बिल्कुल मिला है बेटा। ममूटी जी को मिला है, बिल्कुल मिला है। नोरी दत्तात्रेयडू चिकित्सा के लिए इनको मिला है, तो इनको भी मिला है। फिर पीयूष पांडे हैं, इनको पोस्ट्यूमसली मिला है बेटा। क्या पोस्ट्यूमसली? और ये कला क्षेत्र से जुड़े हैं, ये भी महाराष्ट्र के हैं। 2016 में इनको पद्मश्री मिला था, 2016 में पद्मश्री। जैसे ममूटी को कब मिला है पद्मश्री देखो, तो 1998 में, 1998 में मिला था। वैसे ही पीयूष पांडे को 2016 में मिला। एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग, यानी कि भारतीय विज्ञापन जगत का जनक इन्हें कहा जाता है। और कुछ लोकप्रिय यानी पॉपुलर कैंपेन है इनके, जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा और अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के कैंपेन इनके हैं। तो पीयूष पांडे जी को कला के लिए महाराष्ट्र पद्मश्री 2016, पद्मश्री 2016, पद्मश्री 2016, जैसे 1998 में मिला था पद्मश्री ममूटी को, जैसे 1998 में मिला था पद्मश्री ममूटी को, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हो गया। एसकेएम महिलानंदन सामाजिक कार्यकर्ता है भैया। मेले जो मेला हो जाता है उसे तो सामाजिक कार्यकर्ता ही तो हटाते हैं, तो महिलानंदन तमिलनाडु के हैं, इनको भी मिला है पद्म क्या भूषण बेटा, पद्म भूषण, ठीक है। अब एक नाम और आ गया पद्म भूषण में, तो शतावधानी आर गणेश भैया। शतावधानी आर गणेश ये कला से जुड़े हुए हैं और ये कन्नड़ और संस्कृत के विद्वान हैं। ही इज अ कन्नड़ एंड संस्कृत स्कॉलर। तो हमने देख लिया एसकेएम महिलानंदन जी को मिला है पद्म भूषण और शतावधानी आर गणेश जी को मिला है, शतावधानी आर गणेश जी को भी मिला है बेटा, ठीक है। अब हमें ये जब नाम 18 नाम लिखे होंगे ना, तब हमें पहचानना आना चाहिए किसको पद्म भूषण मिला है, किसको पद्म विभूषण मिला है, किसको पद्म भूषण मिला है, किसको पद्म विभूषण मिला है। सबका नाम अलग अलग लिख के लाइए बेटा, अलग अलग ही है, अलग अलग ही है मेरे शेर। पद्म विभूषण अलग थे, पद्म भूषण अलग है, पद्म विभूषण पहले थे। इनको पहचानने के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए, शिबू सोरेन है, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और मैं फिर बता रहा हूं कि नेता है, और नेता जो भी होंगे उनको पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में मिलता है, और झारखंड के हैं। हाल ही में दिशोम गुरु कहे जाने वाले किस व्यक्ति को, सवाल बनेगा कि हाल ही में दिशोम गुरु के निकनेम से जाने वाले किस व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है? तो शिबू सोरेन को मिला है। और जो झारखंड में एक पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, ठीक है, हिंदी में कहते हैं झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हिंदी में क्या कहते हैं? झारखंड मुक्ति
मोर्चा झामुमो, ठीक है। तो झामुमो के ये संस्थापक हैं और धान काटो आंदोलन एक था, पैडी कट मूवमेंट, उसके भी ये प्रणेता हैं, यानी कि उसके भी प्रोपोनेंट हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो भैया एस के एम मैलानंदन को पद्म भूषण मिला है, श्री शतावधानी आर गणेश को पद्म भूषण मिला है, एस के एम मैलानंदन को पद्म भूषण मिला है, शतावधानी आर गणेश को पद्म भूषण मिला है, ठीक है। वी एस अच्युतानंदन को मिला है पद्म विभूषण मिला है, ममूटी को क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। इस तरह से रिपीट करके हम चीजों को कर लेंगे आसान। उदय कोटक, भैया इनको मिला है पद्म भूषण, ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इसी कैटेगरी में मिला है, पद्म भूषण मिला है उदय कोटक को, एंड ही इज फाउंडर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, है ना। तो हु इज द फाउंडर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो उदय कोटक इज द फाउंडर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एंड ही हैज रिसेंटली रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड फॉर 2026, ठीक है। चलिए, तो उदय कोटक जो है व्यापार और उद्योग के लिए उनको, और महाराष्ट्र से उनका संबंध है। वी के मल्होत्रा महत्वपूर्ण नाम है और इनको भी मिला है भाई पद्म भूषण। वी के मल्होत्रा जी को भी मिला है पद्म भूषण, पोस्ट्यूमसी मिला है, और पब्लिक अफेयर्स, यानी या तो ये किसी ना किसी तरह से पब्लिक से जुड़े हुए हैं, सार्वजनिक सेवा से जुड़े हुए हैं। वेल्लापल्ली नटेसन, भैया सार्वजनिक मामले से जुड़े हुए हैं, ये भी केरल के हैं, तो वेल्लापल्ली नटेसन को भी मिला है। और एक लास्ट नाम है विजय अमृतराज, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। ये विजय अमृतराज किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ही हैज बीन एसोसिएटेड विद टेनिस। विजय अमृतराज हैज बीन एसोसिएटेड विद टेनिस। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 1974 में और पद्मश्री मिला था 1983 में। तो विजय अमृतराज को बहुत लंबे समय के बाद, एंड ही हैज बीन, चलिए लिखा हुआ है टेनिस प्लेयर, ही हैज बीन अ टेनिस प्लेयर। तो अब ये 13 के 13 नाम एक बार दिमाग में देख लो, 13 के 13 नाम बेटा एक बार दिमाग में रख लो। रखें? चलो रख लेते हैं दिमाग में। देखो, अलका याग्निक पद्म भूषण, भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण, फिर कल्लीपट्टी रामासामी पलानीसामी पद्म भूषण, मम्मूटी कला केरल पद्म भूषण, नोरी दत्तात्रेयडू चिकित्सा पद्म भूषण, बेटा पीयूष पांडे कला पद्म भूषण, पीयूष पांडे, एस के एम मैलानंदन पद्म भूषण, श्री शतावधानी आर गणेश पद्म भूषण, श्री शिबू सोरेन पद्म भूषण, उदय कोटक पद्म भूषण, वी के मल्होत्रा पद्म भूषण, वेल्लापल्ली नटेसन पद्म भूषण और विजय अमृतराज पद्म भूषण। अब ये पद्मश्री वाले हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना एसएससी वाला, वो केवल इन तक ही नहीं रुकता, पद्म विभूषण और भूषण तक। वो खासतौर पे जो किसी कला वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनका पद्मश्री भी पूछता है। पर अगर मैंने अभी ये सारे पद्मश्री करा दिए तो आप फिर सारे ही भूल जाओगे, पूरा का पूरा ही भूल जाओगे। अब कल क्लास है नहीं, कल क्लास क्यों नहीं है? कल मेरी एक मैराथन है, सुबह 10 बजे से शायद 2-3-4 तक चल सकती है। तो अब ऐसा करते हैं भाई, इसको देते हैं आज छोड़, और अब मैं अगला टॉपिक इसी का जो पुरस्कार है ये पढ़ाता हूं, ताकि एक दिन केवल हमें पद्मश्री के लिए ही मिल जाए, पद्मश्री के लिए मिल जाए बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ लास्ट में इसलिए हो गया क्योंकि अब 18 नाम हो गए, और इन 18 नामों को आप बहुत आसानी से कर लोगे, देख लेना। इन 18 नामों को अब ना 1-2 दिन रिवाइज करना, एक जगह लिख लो इनको, और इनको मिक्स लिख लो, इनको मिक्स लिख लो, और ऐसे हाथ रख रख के देखना कि भैया कौन से को पद्म भूषण मिला है, कौन से को पद्म विभूषण, आसान हो जाएगा। चलिए, तो ये हम वीरता पुरस्कार पढ़ा देते हैं पहले युद्ध काल के। देखो, युद्ध काल के जो वीरता पुरस्कार है वो 26 जनवरी 1950 को शुरू हुए, क्योंकि हमारा उस टाइम पे क्या हुआ था, हम एक कौन बने, हम बेटा एक रिपब्लिक बन गए, है ना, हम गणतंत्र बन गए, तो हमारा अपना संविधान हो गया। तो 26 जनवरी 1950 को, पर इनको इफेक्टिव माना गया 15, है ना, कब से इफेक्टिव माना गया? 15 अगस्त 1947, द डे ऑन विच वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, यानी उस दिन से ही, जिस दिन हमने अपनी स्वतंत्रता पाई थी, उस दिन से ही हमने इनको मान लिया। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है वीरता उसी दिन शुरू हुई जिस दिन हमारे संविधान लागू हो गया, जिस दिन पुरस्कार हुए। उससे पहले हम अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के राज के बाद जिसने भी जो वीरता दिखाई हो, भैया उसको हम पुरस्कार देंगे। हम लेट शुरू कर पा रहे हैं पुरस्कार, तो ये तो हमारी गलती है, उस व्यक्ति की तो नहीं। वो व्यक्ति वेट तो नहीं करेगा कि भाई जब वीरता पुरस्कार शुरू होंगे मैं तभी कोई वीरता दिखाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। बच्चा कह रहा है सर पर उसमें लिखा हुआ तो पद्मश्री है। पद्मश्री बेटा नीचे वालों के लिए लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ था पद्मश्री? कैसी बात कर देते हो? ये है पद्मश्री, ये वाले, ये पद्मश्री है ना, ये पद्मश्री है। वो जो पढ़ा दिए वो तो पद्म भूषण थे। चलिए, तो यहां तक आ गए। वीरता पुरस्कार ठीक है भाई, हो गए वीरता पुरस्कार। अब उन्हें कब दिया जाता है? तो जब हमारी वॉर टाइम होता है, वॉर टाइम, यानी इन पुरस्कारों को तब नहीं दिया जाता जब शांति होती है, जब वॉर हो, युद्ध हो, जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो वॉर टाइम में दिए जाते हैं, और मरणोपरांत भाई ये तो पुरस्कार ही ऐसा है, क्योंकि वीरता दिखाते दिखाते तो व्यक्ति जरूरी नहीं है जीवित बचे, हो सकता है उसे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, हो सकता है उसे खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े, तो इसीलिए ये पोस्ट्यूमसली भी दिए जाते हैं, एंड दे आर गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, प्रेसिडेंट देते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा था कि जो वो हमारे अवार्ड है ना, पद्म पुरस्कार, हम उन्हें नाम के आगे नहीं लगा सकते। मान लो कल को हमारी गुड़िया ज्योति, इसको पद्म पुरस्कार मिल जाए, पद्म विभूषण, तो ज्योति ऐसे नहीं लिख पाएगी कि ज्योति पद्म विभूषण, या अश्विनी को मिल जाए तो वो नहीं कह पाएगा कि जो मतलब मेरा नाम है अश्विनी पद्म भूषण या पद्म भूषण अश्विनी। पर ये जो है पुरस्कार वीरता वाले, दे कैन बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स इन अ नेम, यानी कि ऐसे लिख सकता है जैसे परमवीर ज्योति, ठीक है, महावीर अश्विनी, परमवीर विजय, परमवीर प्रिंस, इस तरह से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाले पुरस्कार जो है वीरता वालों को उस कैटेगरी में नहीं माना जाता, ये टाइटल यानी उपाधियों की अंत की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, पुरस्कार का आधार कि दुश्मन की उपस्थिति में, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, हम एनिमी कब होगा प्रेजेंट हमारे यहाँ? जब हमारा युद्ध चल रहा होगा, युद्ध चल रहा होगा तभी तो एनिमी होगा। तो एनिमी के उसमें बेटा जो कुछ खास विशिष्ट बहादुरी दिखा दी हो, या खुद का बलिदान कर दिया हो, खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हो, चाहे वो जल पे किया हो, चाहे वो थल पे किया हो, चाहे वो वायु में किया हो, यानी लैंड, वाटर और एयर, कहीं भी कुछ स्पेशल लेवल की बहादुरी जो दिखाई दी जाती है ना, उसके लिए पुरस्कार दे दिए जाते हैं, उसके लिए पुरस्कार दे दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, वर्ष में कितनी बार, जैसे वो पद्म पुरस्कार एक ही बार दिए जाते थे, ये ट्वाइस दिए जाते हैं,
ये ना 2 टाइम्स दिए जाएंगे, रिपब्लिक डे पे भी दिए जाते हैं एंड दे आर आल्सो कन्फर्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे पे भी और रिपब्लिक डे पे भी 2 बार ही दिए जाते हैं वीरता पुरस्कार। और किसी भी तरह से भेदभाव हो सकता है क्या? क्या कोई मना कर सकता है जी आप तो महिला हो आपको नहीं मिलेगा? क्या कोई कह सकता है आप मैन है इसलिए आपको नहीं मिलेगा? क्या कोई कह सकता है आप ऑफिसर हो इसलिए नहीं मिलेगा? क्या कोई कह सकता है कि एक सोल्जर हो इसलिए नहीं मिलेगा? तो कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, बिना किसी भेदभाव के मिलता है। और हमारी जितनी भी फोर्स है या कानूनी रूप से यानी लीगली हमने कोई फोर्स अलग से भी बनाई हो, उन सबको ये पुरस्कार मिल सकता है, उनमें से हर किसी को, ठीक है? इवन जो नर्सिंग स्टाफ होता है, मान लो हमारी सेना का ही नर्सिंग स्टाफ है, कोई हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है, कोई सिविलियन पर्सनल, क्योंकि आपको नहीं पता होगा शायद आर्मी में भी बहुत बड़ा एक हिस्सा सिविलियन लोगों का भी काम करता है। आर्मी में सब वर्दी वाले नहीं है, आर्मी में सब लड़ने वाले नहीं है, सिविलियन लोगों को भी, और सिविलियन लोगों को भी कहीं बहादुरी दिखानी पड़ जाए तो वो भी एंटाइटल्ड है, उनको भी ये पुरस्कार मिल सकता है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर वाला आता है बेटा परमवीर चक्र। तो ये जो है हाईएस्ट अवार्ड गिवन फॉर गैलेंट्री है, यानी आपको जो गैलेंट्री यानी उसके लिए वीरता के लिए जो सबसे ऊपर का पुरस्कार दिया जा सकता है वो परमवीर चक्र है। या किसी की सिविलियन में आपको जो सबसे ऊंचा पुरस्कार दिया जा सकता है दैट इज भारत रत्न, यहाँ पे है तो भाई परमवीर चक्र। ये बैंगनी रिबन होता है, इनका क्या होता है, रिबन जो है वो बैंगनी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है? ये 26 जनवरी 1950 से दिए जा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, जब अंग्रेज थे तो वो क्या देते थे? अंग्रेज अपनी रानी के नाम पे विक्टोरिया क्रॉस देते थे। अंग्रेजों के टाइम पे भी ये पुरस्कार चलते थे, तब अंग्रेज देते थे अपनी तरफ से। तो वो जैसे हमने परमवीर चक्र देना शुरू किया है ना, अगर हम आजादी से पहले की तुलना करें तो उस टाइम पे इसी काम के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था। बस बेटा थोड़ा ही है, थोड़ा सा बचा है। हाईएस्ट अवार्ड है गैलेंट्री के लिए, दिया लेकिन युद्ध के समय ही जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे क्या भैया शांति के समय में दिया जा सकता है, नो, इट कांट बी गिवन, है ना, वाइल पीस है चारों तरफ, उस टाइम पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है? और ये दिया जाएगा कब? जब वॉर टाइम चल रहा है केवल, तभी दिया जा सकता है, ठीक है? स्थापना वही हम बार-बार पढ़ रहे हैं 26 जनवरी 1950 को। और यहां से सवाल बनता है हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, हु गॉट इट पोस्ट्यूमसली, यानी जिनको ये मरणोपरांत मिला था, वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ, क्या बेटा, वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। अब आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी पीपल हैव रिसीव्ड परमवीर चक्र सो फार? अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है? तो 21 को मिल चुका है। आउट ऑफ दोज 21, 14 तो पोस्ट्यूमस वाले हैं, यानी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान ही कर दिया। उन 21 में से कितने, तो जो 14 है ना, दे आर पोस्ट्यूमस, दे आर पोस्ट्यूमस विनर्स, यानी कि उनको मिला है पोस्ट्यूमसली। तो हाउ मेनी पीपल हैव रिसीव्ड परमवीर चक्र सो फार? 21 पीपल हैव पोस्ट्यूमसली 14। तो बाकी बचेंगे, यानी जो जिंदा लोगों को मिला है, जिनको जीवित रहते हुए मिला है, उनको तो केवल 7 ही लोगों को मिला है। उसमें से 20 जो है आर्मी से है विजेता, 20 विनर्स आर फ्रॉम आर्मी, व्हाइल द सिंगल विनर फ्रॉम एयरफोर्स इज मिस्टर निर्मलजीत सिंह सेखों। तो जो निर्मलजीत सिंह सेखों हैं वो एकमात्र हैं, केवल एक विजेता हैं जिन्हें ये वायुसेना के रहते हुए मिला है, वायुसेना में रहते हुए। बाकी के सारे तो कौन है? आर्मी से हैं, बाकी के सारे आर्मी से हैं, ठीक है? तो वायुसेना से। ये निर्मलजीत सिंह सेखों जो है ये किस लड़ाई से जुड़े हुए हैं? तो 1971 से, 1971 मेरे ख्याल से। जो बॉर्डर आई है फिल्म 2 मैंने अभी देखी नहीं है, मैं देखनी है, मुझे आप लोगों को पढ़ाने के उसमें नहीं टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन मिलता भी है सैटरडे संडे, तो उसमें अपनी प्रिपरेशन करते हैं फिर हम लोग, तो मतलब बहुत कम समय मिलता है फिल्म वगैरह देखने के लिए। मैं ज़्यादातर देखता तो हूँ, लेकिन अपना जब नेटफ्लिक्स वगैरह पे घर आ जाती है तभी देखता हूँ। मेरे ख्याल से जो उसमें एक किरदार निभाया है उन्होंने, दिलजीत दोसांझ ने, शायद वो उन्हीं से प्रेरित है, वो उन्हीं से प्रेरित है बेटा, है ना? चलिए, तो अब तक कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? 21 लोगों को, मरणोपरांत 14 लोगों को, 20 सेना से हैं, 1 एयरफोर्स से हैं, और एयरफोर्स से एकमात्र मिले हैं निर्मलजीत सिंह सेखों, और जो पहले हैं वो है मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। 1999 में हमारा लेटेस्ट जो युद्ध था पाकिस्तान के साथ, कारगिल वॉर, तो कारगिल वॉर में 4 लोगों को मिला। एक तो योगेंद्र यादव थे जो ग्रेनेडियर थे, एक संजय कुमार जो राइफलमैन थे बेटा, एक मनोज कुमार पांडे लेफ्टिनेंट थे, एंड द फोर्थ वन वाज कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी क्या थी रैंक? कैप्टन थे। तो इन 4 लोगों को मिला है, तो ये 4 लोग हमारे लेटेस्ट विनर हैं, इनको मिला के ही टोटल 21 हुए हैं। दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है वो महावीर चक्र है, अरे वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, और तीसरा वीर चक्र है, और चौथा वैसे विशिष्ट सेवा मेडल भी मिलते हैं, जैसे सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, जो यहाँ टंगे रहते हैं। जब आप आर्मी अधिकारियों को देखेंगे ना, उनके लेफ्ट की तरफ दिखेंगे, लेफ्ट की तरफ, ठीक है? चलिए सर, ड्यूटी पे कब जाना? बेटा ड्यूटी मैंने बताया ना, छुट्टी थी मेरी 4.5 महीने की, थोड़ी छुट्टी और बढ़वाई है, आपका बैच तो करवा के जाएंगे, आपका बैच तो करवाना ही पड़ेगा ना, तो अभी छुट्टी कुछ और बढ़वाई है, रिक्वेस्ट डालिए, शायद 1-2 महीने, तो 2-3 महीने शायद ना जा पाए, ठीक है? चलिए, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इतना बहुत जल्दी से। पुरस्कार भाग 6 देख रहे हैं, तो सबसे पहले पद्म पुरस्कार देखा था हमने, ये तो हम बार-बार पढ़ते हैं, जब भी पढ़ना होता है, आज के देखेंगे। 2026 में कितने? 131 लोगों को। पद्म विभूषण 5 हैं, पद्म भूषण 13 हैं, पद्मश्री कितने हैं? 113 हैं। कितनी महिलाओं को? तो 19 है बेटा महिलाएं। 6 लोग हैं विदेशी या एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी के। और 2026 में ऐसे किया करो, रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ, रिवीजन इसी तरह से करना है, रिवीजन बहुत फास्ट करना है, जितनी बार कर सको उतना है, ठीक है? ठीक है, चलिए। और 2026 में कितने मरणोपरांत हैं? 16 हैं। तो पद्म विभूषण 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है, पद्म भूषण 3 को, और पद्मश्री 11 लोगों को मिला है मरणोपरांत। तो पद्म विभूषण के 5 विजेता में एक धर्मेंद्र सिंह देओल हैं, हाँ जी। क्या 2012 में इनको पद्म भूषण मिला था? क्या आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2007 में मिला? हाँ जी। और फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 97 में मिला है। कब मिला है? 97 में। क्या केटी थॉमस भी है भाई? हाँ जी, केटी थॉमस भी, इनको भी पद्म विभूषण मिला है, और पद्म भूषण इनको मिला था 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले नहीं, सॉरी, धर्मेंद्र जी से 5 साल पहले, 2012 से 5 साल पहले, यानी 2007 में। एंड ही हैज बीन अ सुप्रीम कोर्ट जज। सुश्री एन राजम कला से जुड़ी हुई हैं, उत्तर प्रदेश, वायलिन वादक हैं, पद्म भूषण 2004 में मिला था, पद्मश्री उससे भी 20 साल पहले, तो याद रखना है भाई, 2004 से भी 20 साल पहले 1984 में पद्मश्री, और 1990 में संगीत नाटक अकादमी, ठीक है? पी नारायणन जो है साहित्य और शिक्षा से जुड़े हैं, ये चौथे हैं, और 5वें हैं वी एस अच्युतानंदन, जो केरला के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। ये 5 ही पढ़ो, बाकी 13 नाम आप खुद से रिवाइज करना, ताकि ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अभी फिर मैं 13 बता दूंगा ना सारे के सारे, तो फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। तो 5 हमने देख लिए हैं, इनको बार बार पढ़ना है, और बाकी उन 13 लोगों को कल की यानी परसों की क्लास में जब पद्मश्री है ना, परसों की क्लास में जब पद्मश्री, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पद्मश्री से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।
भूषण, 13 लोग हैं पद्म भूषण और 113 लोग हैं पद्म श्री। इनमें टोटल महिलाएं हैं 19 और बेटा विदेशी या पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी के लोग या एनआरआई कैटेगरी के लोग हैं 6 और पोस्थ्यूमस यानी ऐसे लोगों को 16 को मिला है जो अवार्ड देते वक्त दुनिया में नहीं थे। ठीक है, दुनिया में नहीं थे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये बेटा नाम याद करने ही पड़ेंगे आपको। ये नाम खास तौर पे जिन पे मैं वैसे टिक लगाऊं ना वो तो बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि यहां से सवाल एसएससी बनाता ही बनाता है और जब बनाता है तो भाई उसमें फिर चॉइस हमारे पास बचती नहीं है शिवू भाई। ठीक है, चलिए तो देखो अनिल कुमार रस्तोगी कला से जुड़े हुए हैं और ये अभिनेता है। अनिल कुमार रस्तोगी अभिनेता है, पहला नाम तो है अनिल कुमार रस्तोगी का। अरविंद वैद्य डायरेक्टर हैं, ये भी कला से जुड़े हुए हैं और केवल कला से नहीं पूछता वो, आपको बताना चाहिए अभिनेता कला में आता है, निर्देशक कला में आता है, तो आप ये याद कर लो, ये तो अपने आप ही हो जाएगा। आपने ये याद कर लिया तो ये अपने आप हो जाएगा। बलदेव सिंह बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो किस व्यक्ति को पद्मश्री मिला है, किस हॉकी कोच को पद्मश्री मिला है बेटा, जो पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार भी पा चुके थे। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी ये पा चुके थे, पहले द्रोणाचार्य अवार्ड के विनर हैं और भैया बलदेव सिंह। या बलदेव सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो हॉकी से जुड़े हुए हैं, हॉकी के कोच हैं बेटा और उनको क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। सारे नहीं करने पड़ेंगे, मैंने सारे नहीं रखे, वैसे तो 113 लोगों को मिला है, 113 लोगों को मिला है, लोगों को 113 लोगों को मिला है बेटा। ठीक है, चलिए भरत सिंह भारती जो भोजपुरी लोक संगीत से जुड़े हुए हैं, लोक संगीत भी किसमें आएगा, कला में, तो अपने आप ही कला तो याद हो ही जाएगा आपको बेटा। अनिल कुमार रस्तोगी अभिनेता है, अरविंद वैद्य डायरेक्टर है, बलदेव सिंह हॉकी के कोच हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता भी है बेटा, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। ठीक है, और भरत सिंह भारती भी भोजपुरी लोक संगीत से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी लोक संगीत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भोजपुरी लोक संगीत से जुड़े हुए हैं। सर आपकी बुक है क्या बेटा? एक बुक बनाने की सोच रहा हूँ, समय कम मिला इसलिए बुक नहीं लिखी कभी भी, और ऐसे मन नहीं किया कि किसी से भी बनवा के उस पर अपना नाम चिपवा दो, वो अंदर से आवाज नहीं आई। ठीक है, वो हम लोग करते भी नहीं है आरडब्ल्यूए के तौर पे भी, इसलिए आज तक मैं आरडब्ल्यूए में अंकित सर के बाद मैंने सबसे पहले जो क्लास किसी टीचर ने ली थी आरडब्ल्यूए पे, वो मैंने ली थी शायद 2018 की बात है, तब 3.5 लाख के बच्चे हमारे चैनल पे थे, और तब से लेके क्योंकि नौकरी साथ चल रही थी तो कभी भी समय नहीं मिला, तो बुक लाने की जिद भी नहीं की। और अब थोड़ा सा छुट्टियां ले रखी हैं और छुट्टियां थोड़े दिन लेने का मन है अभी, फिर एक बुक लाने का मन है, अच्छे से करेंगे तो वो भी बढ़िया तरह से ले पाए तो ही बेटा, अगर नहीं मिला समय उसके लिए भी तो फिर नहीं लेके आएंगे। श्री भिकल्या लाड़क्या ढिंडा, ये देखो कितना अच्छा नाम है बेटा, एक वाद्य यंत्र है तारपा, तारपा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, तारपा। तो भिकल्या लाड़क्या ढिंडा जो है ये तारपा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, इससे तारपा से जुड़े हुए हैं, तो तारपा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो अपने आप ही कला से हो जाएंगे। श्री विश्वबंधु जो है डोमकच, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, विश्वबंधु जो है उनको पद्मश्री मिला है, किससे जुड़े हुए हैं, डोमकच से जुड़े हुए हैं। चिरंजी लाल यादव, चिरंजी लाल यादव तो ध्यान रखना है, हस्तशिल्पी, पीतल पर दस्तकारी, ये पीतल पर दस्तकारी करते हैं, यानी जो पीतल है ब्रास है उस पे हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं बेटा, तो याद रखना है चिरंजी लाल यादव तो पीतल पर दस्तकारी के लिए, और ये हस्तशिल्पी है, हस्तशिल्पी का मतलब जो अपने हाथ का प्रयोग करके कोई बेहतरीन कला का निर्माण करते हैं, तो चिरंजी लाल यादव को भी हम किसमें रखेंगे, हस्तशिल्पी, पीतल पर चित्रकारी की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो श्री दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी, दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी बेटा, इतने दिन छुट्टी किस जॉब में मिलती है? मेरी जॉब की बेटा छुट्टी अभी तक की इकट्ठी हो रखी थी, आपको हर साल 1 महीने की छुट्टी मिलती है, 1 महीने की हर साल छुट्टी मिलती है, आप नहीं लेते हो तो वो जुड़ती चली जाती हैं। उससे मेरी सारी छुट्टियां जुड़ी हुई थी और इस बार आपके कई सारे एग्जाम एक साथ आ गए और उनमें क्लास लेनी थी, तो मैंने वो छुट्टियां फिर ले ली। ठीक है, तो भिकल्या एक एक दिन में याद करने की कोशिश मत करना, इन्हें बताऊंगा कि कैसे इनको याद करना है, अभी बस समझो। तो देखो रेड्डी, रेड्डी से आपको समझ में आ जाएगा कुचिपुड़ी, क्योंकि रेड्डी वाला जो नाम है वो आंध्र प्रदेश से जुड़ता है और आंध्र प्रदेश का मतलब यहाँ कुचिपुड़ी। धार्मिक लाल चुन्नीलाल पंड्या, तो बेटा मानभट्ट लोक कला है उससे जुड़े हुए हैं, धार्मिक लाल चुन्नीलाल पंड्या। गड़े बाबू राजेंद्र प्रसाद, बहुत महत्वपूर्ण नाम है साउथ फिल्म इंडस्ट्री का, गड़े बाबू राजेंद्र प्रसाद तो बेटा अभिनेता है, कौन है, अभिनेता है गड़े बाबू राजेंद्र प्रसाद। गफरुद्दीन मेवाती जोगी लोक संगीत से जुड़े हुए हैं, गफरुद्दीन मेवाती जोगी भैया, जोगी भैया लोक संगीत जोगी, लोक संगीत जोगी। और गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद संगीत, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद संगीत से जुड़े हुए हैं, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद संगीत से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से नाम देखो तभी समझ में आएगा। अनिल कुमार रस्तोगी कला, ये अभिनेता है, तो अभिनेता मतलब कला से जुड़े, पद्मश्री मिला है इनको। अरविंद वैद्य डायरेक्टर है, अरविंद वैद्य बेटा डायरेक्टर है, अरविंद वैद्य डायरेक्टर है। बलदेव सिंह हॉकी कोच है। भरत सिंह भारती भोजपुरी लोक संगीत से, भरत भारती भैया लोक संगीत से जुड़े हुए हैं, भरत सिंह भारती तो भोजपुरी लोक संगीत से जुड़े हुए हैं। श्री भिकल्या लाड़क्या ढिंडा वाद्यंत्र है तारपा, भिकल्या लाड़क्या ढिंडा वाद्यंत्र है तारपा, उससे जुड़े हुए हैं। विश्वबंधु डोमकच, विश्वबंधु डोमकच लोक नृत्य है, विश्वबंधु तो बेटा डोमकच लोक नृत्य है। चिरंजी लाल यादव तो पीतल पर दस्तकारी के लिए, और सुश्री दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है, किससे, कुचिपुड़ी से बेटा। गड़े बाबू राजेंद्र प्रसाद अभिनेता है, गड़े बाबू राजेंद्र प्रसाद। धार्मिक लाल चुन्नीलाल पांड्या मानभट्ट बेटा, जो धार्मिक लाल, जो धार्मिक लोग हैं ना वो अपने मान का बहुत ध्यान रखते हैं, मान, वो अपने मान सम्मान का, जो धार्मिक लोग हैं वो अपने मान सम्मान का बहुत ध्यान रखते हैं बेटा, तो धार्मिक लाल चुन्नीलाल पांड्या मानभट्ट लोक कला से जुड़े हुए हैं। श्री गड़े बाबू राजेंद्र प्रसाद कला अभिनेता है, कला से जुड़े हुए हैं। गफरुद्दीन मेवाती जोगी लोक संगीत से जुड़े हुए हैं, गफरुद्दीन मेवाती जोगी लोक संगीत से। और बेटा गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं। रोज क्या काम करना है, रोज क्या काम करना है, हाँ एसओ एमईए की भी लाइए, एसओ एमईए की ना बेटा अंकित सर से बात करूंगा, क्योंकि वो खुद एमईए में एसओ और एसओ रहे हैं, शायद उनसे बढ़िया कौन ही ला पाएगा, उनसे मैं बात करूंगा, बोलूंगा सर एक वीडियो बच्चे चाहते हैं आप लेके आइए। ठीक है चलिए, तो यहाँ क्लियर है। गायत्री एवं रजनी बाला सुब्रमण्यम, गायत्री एवं रंजनी बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों को मिला बेटा कर्नाटक संगीत के लिए, किसके लिए, कर्नाटक म्यूजिक के लिए। आपको पता है म्यूजिक कितने तरीके का भारत में माना जाता है मेनली, तो मैं अगर कहूं कि एक तो म्यूजिक माना जाता है साउथ इंडिया का जिसे हम कर्नाटक म्यूजिक कहते हैं, और एक माना जाता है मेनली नॉर्थ इंडिया का जिसको हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। क्लियर है, हाँ जी। तो गायत्री एवं रंजनी बाला सुब्रमण्यम कर्नाटक संगीत, और बेटा हरि माधव मुखोपाध्याय थिएटर से जुड़े हुए हैं, हरि माधव मुखोपाध्याय
थिएटर से। हरि माधव मुखोपाध्याय थिएटर से जुड़े हुए हैं। बहुत 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 महत्वपूर्ण नाम है हरिचरण सैकिया। सैकिया नाम ही सीधे सीधे आपको सत्रिया से जोड़ेगा, असम से जोड़ेगा। तो हरिचरण सैकिया का संबंध सत्रिया से है और इनको भी क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है। और बेटा बहुत महत्वपूर्ण नाम है हरमनप्रीत कौर भुल्लर। हरमनप्रीत कौर भुल्लर जो हमारी कप्तान है क्रिकेट की, तो ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? क्रिकेट से जुड़ी हुई है, क्रिकेट से जुड़ी हुई है। दादा जी एक ग्लास किसी से गर्म पानी मांगो, क्योंकि कल ऐसा हो गया था कि बोलते बोलते वही दिक्कत सी हो गई थी, अभी गला बैठ जाए पूरा। गायत्री एवं रंजनी बाला सुब्रमण्यम कर्नाटक संगीत। हरि माधव मुखोपाध्याय थिएटर। गायत्री एवं रंजनी बाला सुब्रमण्यम कर्नाटक संगीत। हरि माधव मुखोपाध्याय बेटा थिएटर। हरिचरण सैकिया सत्रिया और हरमनप्रीत कौर भुल्लर क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर भुल्लर बेटा याद रखना है क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर भुल्लर क्रिकेट। हाँ बेटा इन्हें याद करना यहाँ से, क्योंकि सवाल सीधे बनते हैं, पद्म पुरस्कारों से सीधे सवाल बनते हैं और खासतौर पर कला के क्षेत्र के, इसलिए मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ज्योतिष देवनाथ तो देखो जमदानी बुनाई है। वैसे जमदानी बुनाई खासतौर पर बंगाल की तो है ही, लेकिन वेस्ट बंगाल के संग संग ये बांग्लादेश की भी है। इवन बांग्लादेश को ही, जो बांग्लादेश है ना, उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पे बेटा जमदानी बुनाई मिली हुई है, यानी जमदानी बुनाई को बांग्लादेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया है। भारत में कितनी है बताओ? भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जल्दी बताओ कितनी है? भारत की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भारत की कितनी है जल्दी बताओ? तो भारत की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आज की डेट में है कितनी? आज की डेट में है बेटा, देखो कितने साथियों ने सही जवाब दिया है। तो आज की डेट में 16 है। बहुत बढ़िया, 16 है। ठीक है, बहुत शानदार, सारे बच्चों का कहना है। हाँ, एक बस चिराग जी कह रहे हैं 44। नहीं बेटा चिराग, आप दूसरी जगह पहुंच गए। पूजा आप भी दूसरी जगह पहुंच गई। ये अमूर्त कर रहे हैं हम, अमूर्त जो 16 है केवल, जो लास्ट में दिवाली जुड़ी है, लास्ट में दिवाली। आप पहुंच गए, आप पहुंच गए हो किसमें? विश्व धरोहर स्थलों में। विश्व धरोहर स्थलों में आप पहुंच गए हो। ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों में पहुंच गए हो, वो नहीं है तो कलामंडलम विमला मेनन, देखो कलामंडलम नाम आते ही आपको ना ये ज्यादातर मोहिनी अट्टम ही मिलेगा। मोहिनी अट्टम ये नाम ही उससे जुड़ा हुआ है। तो कलामंडलम विमला मेनन जो है ये बेटा मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है। किससे? मोहिनी अट्टम से। हेमराज सुंदरयाल पानीपत हैंडलूम से जुड़े हुए हैं। हेमराज सुंदरयाल पानीपत हैंडलूम से। और कुमार बोस बहुत महत्वपूर्ण नाम है बेटा। कुमार बोस का संबंध किससे? तबला से। हाल ही में कुमार बोस को कौन सा सम्मान मिला है? तो पद्मश्री सम्मान मिला है। और ये सवाल भाई आपको जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि हाल ही में कुमार बोस जो है, जिनको पद्मश्री मिला है, वो किस वाद्यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये वाद्यंत्र से जुड़े हुए हैं बेटा, तबला से। माधवन रंगनाथन अभिनेता है। माधवन, आर माधवन तो जानते हो ना आप? आर माधवन, अरे भाई वही जिन्होंने कई सारी मूवियां की हैं, थ्री इडियट्स में भी थे। आर माधवन, उनको आप आसानी से जानते हो ज्यादा तरीके से ना। आर माधवन जो 3 दोस्त थे थ्री इडियट में, और बहुत सारी मूवी बनी है। तो जो हमारी एक साइंटिस्ट थे साउथ के, उनके ऊपर जो मूवी बनी है उसमें भी तो है, उसमें भी तो है बेटा। इनकी डेट नहीं पूछते बेटा, डेट नहीं पूछते हैं। तो ज्योति देवनाथ जमदानी बुनाई, ज्योति देवनाथ जमदानी बुनाई। कलामंडलम विमला मेनन मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है। हेमराज सुंदरयाल पानीपत हैंडलूम से। हेमराज सुंदरयाल बेटा पानीपत हैंडलूम से जुड़े हुए हैं। हेमराज सुंदरयाल पानीपत हैंडलूम से। और कुमार बोस तबला से जुड़े हुए हैं। कुमार बोस किससे जुड़े हुए हैं? तबला से जुड़े हुए हैं। माधवन रंगनाथन किससे जुड़े हुए हैं? कला से। माधवन, और ये अभिनेता है। माधवन रंगनाथन कौन है बेटा? अभिनेता है। कुमार बोस कौन है? तबला से जुड़े हुए हैं। कुमार बोस तबला से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए गायक जो गायत्री और रंजनी बाला सुब्रमण्यम है, वो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है। हरिचरण सैकिया सत्रिया से जुड़े हुए हैं। और बेटा सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर क्रिकेट से जुड़ी हुई है, क्रिकेट की कप्तान रही है, क्रिकेट की कप्तान रही है। ठीक है शालू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ सर, मेरा जब गलत होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं, यहाँ प्रैक्टिस में कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस में अगर गलत भी हो रहा है तो ठीक है, तो उसको एग्जाम तक नहीं लेके जाना। मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है चल जाएगा, क्योंकि वो एक आपको मौका दे रहा है कि दोबारा आप गलत ना करें, है ना, दे रहा है ना मौका। लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए कौन सा जॉब करते हो सर आप? सतिंदर परिहार कह रहे हैं। सतिंदर बेटा वैसे आप लोगों को तो ज्यादातर पता ही है, आप ही रह गए होगे, जिनको नहीं पता है। मैं बेटा सीएसएस में जो एएसओ ज्वाइनिंग हुई है, वो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2015 में, 2013 के बैच से। 2 साल लेट ज्वाइनिंग हुई थी इसमें, और मैं प्रमोशन हो गया था 2023 में सेक्शन ऑफिसर का। हालांकि वो मेरी पहली जॉब नहीं थी, उससे पहले 2010 में मैं डीपी में एसआई बना था, तो मैंने वो नौकरी भी की थी 5 साल के करीब। हालांकि वो मेरी पहली जॉब नहीं थी बेटा, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बना था मैं 2009 में। ठीक है, 2009 में, तो तब मेरी पहली जॉब थी। 10 अप्रैल 2009 मेरी पहली ज्वाइनिंग थी गवर्नमेंट सर्विस में, जो दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल रही थी। सारी नौकरी करने के बाद, अभी करता हूँ, सारी नौकरी करने के बाद एक चीज़ समझ में आई, और नौकरी की तैयारी करते वक्त भी, कि अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है ना, तो किसी से बदला लेने की भावना मन में मत रखना। किसी से भी बदला लेने की भावना मन में नहीं रखना। जो भी काम करना है, अपनी बेहतरी के लिए करना है। मुझे औरों से बेहतर करना है। मुझे जो मेरा आज है, उससे बेहतर कल करना है। जो मेरा कल होगा, उससे बेहतर मैं परसों करूँगा, और जो मैं परसों होऊँगा, उससे बेहतर मैं उससे अगले दिन करूँगा। जब हम किसी से बदला लेने की भावना के साथ कोई चीज़ करते हैं ना, वो थोड़ा-सा ना उसमें उद्देश्य छोटा हो जाता है, और जब उद्देश्य छोटा होता है, तो जो शक्तियाँ हमारे साथ कुछ मदद कर रही हैं, चाहे वो हमारे माँ-बाप का आशीर्वाद है, चाहे उस ईश्वर का आशीर्वाद है जिसको हम मानते हैं, तो सब शायद फिर थोड़े से डाउन हो जाते हैं, हम गलत दिशा में बढ़ जाते हैं। ठीक है? इसलिए एक चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा ही, और वो चीज़ ये है कि मुझे अपने लिए बेहतर करना है, अपनी लाइफ़ को बेहतर कराना है, प्लस जितना मैं फिर उसके बाद लोगों के लिए कुछ बेटर कर सकता हूँ, वो भी मैं करूँगा। लेकिन किसी से बदला लेने के लिए तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है? क्योंकि देखो लास्ट में जिससे हम बदला ले रहे हैं, जिससे बदला लेने की, और सबसे बढ़िया बदला मैं बताऊँ आपको क्या है? जिस इंसान ने आपके साथ लाइफ़ में कुछ गलत किया है, एक दिन वो सोचे यार ये इंसान तो अच्छा था, मैं ही थोड़ा-सा गलत चल गया।
अगर ये आप कर पाए तो ये सबसे बड़ा बदला है, इससे बड़ा बदला कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जीवन में एक चीज सीखने को मिली है कि चाहे कुछ भी हो, एक आदत अपने अंदर होनी चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो। और वो आदत कौन सी है? मेहनत की। इतने भी बड़े लक्ष्य को देख के घबराना तो नहीं है। इतने भी बड़े लक्ष्य को देख के ये तो इच्छा नहीं चाहिए, हाँ मैं करूंगा, इसके लिए मेहनत करूंगा, कि अरे ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये दिमाग में कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो श्री बेटा मंगंती मुरली मोहन, देखो एक बच्चा कह रहा है सर सैलरी कितनी हो गई आपकी, वो सर आपने भी बदला लिया क्या? नहीं बेटा, किसी साथी ने, मेरे ही साथ एक पढ़ा हुआ मेरा साथी था, दोस्त है मेरा बहुत अच्छा, तो उसने एक दिन कह दिया था ऐसे ही किसी से, मेरी बात चली तो उसने जिक्र किया कि भाई भैया भी वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, मैं भी कर रहा था, तो उसने कह दिया कि किसी ने कहा कि अरे वो भी तैयारी कर रहा है यार, तो मैं गाँव में रह के करता था, वो दिल्ली रह के करता था। तो उसने कहा अरे सोनू भैया भी कर रहे हैं यार, घर में सोनू ही कह देते हैं तैयारी। उसने कहा अरे वो जिंदगी में भी नहीं लग सकता, वो जिंदगी में भी कांस्टेबल नहीं लगेगा। मुझे पता भी चला, क्योंकि जिसे उसने कहा था उसने तुरंत ही मुझे भी बताया। थोड़ा सा गुस्सा भी आया, झूठ नहीं बोलूंगा। पर मेरी एक छोटी सी आदत है, थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लूंगा, है ना। एक छोटी सी आदत है कि मैं बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देने की कोशिश करता। मुझे लगता है अगर मुझे कोई बात बुरी भी लग रही है तो मैं सोचता हूँ आज नहीं, कल कहूंगा, चलो कल कह दूंगा। फिर जैसे ही थोड़ा सा समय मिला तो मेरे दिमाग में आई, अच्छा उसने कहा है कि मेरी जिंदगी में भी सिलेक्शन मुझे नहीं होगा, और मैं कह दूं आज ही हाँ मैं करके दिखाऊंगा, और मैं ना ही कर पाया तो वो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ कहने का। फिर मान लो वो जो कह रहा है वो बात सच ही निकल गई तो क्या करूंगा मैं आज उससे लड़के बैठ जाऊं कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा तुझे, लेकिन वो सच में ही ना हुआ तो। अब जब ये दिमाग में आई तो मैंने कहा ठीक है अपनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि उसे जवाब देंगे, जवाब नहीं देते हैं। और फिर सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद लगा कि ये तो छोटी चीज हो जाएगी अगर जवाब देना है तो। और अगर उसे भाई को लगता था कि सिलेक्शन नहीं होगा, अब सिलेक्शन हो गया है तो उसे खुद ही लग जाएगा कि यार हो तो गया, मैं तो ऐसे बोल गया था। और अगर उसे याद नहीं है तो फिर भूल गया तो यार भूलने दो, फिर क्यों बेकार कड़वी चीजों को क्यों याद करना है और क्यों याद दिलाना है। तो उसके साथ कोई गिला नहीं है आज तक भी, बहुत अच्छे से मिलते हैं। उसके बाद मैंने आज तक उससे वो जिक्र भी नहीं किया है, बहुत अच्छे से मुलाकात होती है जब भी होती है। तो ज्यादा अच्छा है कि बेहतरी के लिए करेंगे, जितना औरों के लिए बेहतर कर सकते हैं वो भी करेंगे, और पर्सनल चीज़ों को दिमाग में नहीं चढ़ाएँगे। अगर कोई मेरे लिए कुछ कह रहा है तो यार कह लेने दो, कोई बात नहीं। हो सकता है किस माइंडसेट में हो सकता है किस फ्रस्ट्रेशन में कह रहा हो। किसी ने जब उससे पूछा है तो क्या पता किस तरह से पूछा हो। तो हमें सारी चीज़ें पता ही नहीं है, और नहीं पता है तो फिर, और वैसे भी वो बोझ है फिर। आप तैयारी का बोझ लेके चल रहे हो यही बहुत है, क्योंकि तैयारी का अकेले का ही बोझ बहुत है। आप एक बोझ और लेके चल रहे हो, ओहो उसे जवाब देना है, उसे जवाब देना है। कहीं न कहीं ये जवाब देने वाला बोझ इतना भारी हो जाता है जिसे उठा के चलना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कोशिश यही करता हूँ जब भी कोई मुझे नेगेटिव बात सुनाई देती है, अरे छोड़ो यार, छोड़ो कोई नहीं, छोड़ो। और ये धीरे-धीरे आदत बन गई है अब। पहले इतनी जल्दी नहीं छोड़ा जाता था, अब आदत बन गई है। छोड़ो, एक बार कहने के बाद खत्म हो जाती है चीज़। चलिए, आज का आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, थैंक यू। आप लोगों ने फिर भी ये नहीं कहा कि सर नेक्स्ट, वरना तो कह देते हो कभी-कभी आप। चलिए, श्री मगंती मुरली मोहन अभिनेता हैं। मगंती मुरली मोहन अभिनेता हैं। जिन-जिन पे मैं इंपोर्टेंट या कुछ लिख रहा हूँ ना, वो तो सबसे पहले याद करना, सबसे पहले। मीर हाजी भाई कासम भाई ढोलक वादक है, और भाई क्योंकि संगीत से जुड़े हुए हैं, ढोलक वादक है। मीर हाजी भाई कासम भाई ढोलक वादक है। नूरुद्दीन अहमद तो भैया कला डायरेक्टर हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं नूरुद्दीन अहमद। इनको भी याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मगंती मुरली मोहन अभिनेता, मीर हाजी भाई कासम भाई ढोलक वादक हैं, नूरुद्दीन अहमद कला डायरेक्टर हैं, ओथू वर थिरुथानी बेटा स्वामीनाथन गायक हैं, और एक है सुश्री कोकिला लेखथेपी, ये भी लोक गायिका हैं। कौन है? लोक गायिका है। प्रवीण कुमार बहुत महत्वपूर्ण नाम है बेटा। 2024 में इनको खेल रत्न भी मिला था। 2024 में खेल रत्न भी मिला था। पैरा एथलीट हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, और हाई जंप के लिए मिलता है। हाई जंप के लिए मिलता है बेटा। क्या होता है? हाई जंप के लिए मिलता है। क्लियर है? प्रसेनजीत चटर्जी, ये बहुत नाम हुआ इनका, मतलब ये काफी अच्छे शायद डायरेक्टरों में है, मैंने तो मूवी नहीं देखी है ज्यादा, पर इनका काफी नाम हुआ। तो प्रसेनजीत बेटा, प्रसेनजीत चटर्जी जो है ये अभिनेता भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। मैंने इनकी फिल्में तो 1-2 देखी हैं, फिल्में देखी हैं, तो ये मतलब ठीक है, इनका फिर आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। श्री आर कृष्णन आदिवासी कलाकार हैं। आर कृष्णन आदिवासी कलाकार हैं। रघुवीर तुकाराम खेड़कर, ये जरूर याद करना, तमाशा कलाकार हैं। और तमाशा कहां चलता है बताओ? तमाशा तो लोक नृत्य भी तो है। तमाशा कहां चलता है बेटा? लोक कला या लोक नृत्य के नाम से आएगा, तो आपको पता है तमाशा महाराष्ट्र में चलता है। कहां पे चलता है? तमाशा महाराष्ट्र में चलता है। देखिए प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, हाई जंप से जुड़े हुए। प्रोसेनजीत चटर्जी डायरेक्टर और कौन है बेटा? एक्टर हैं। और जो रघुवीर तुकाराम खेड़कर जो है वो तमाशा कलाकार है। क्या है? तमाशा कलाकार है। ठीक है, तमाशा कलाकार है। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बताता हूं अभी। और बेटा राजस्थपति कलियप्पा गोंडर मूर्तिकार हैं। अब यहां से सवाल कैसे बनता है? हाल ही में प्रवीण कुमार को पैरा वो मिला है, पद्मश्री मिला है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो पहला आएगा, पैरा एथलीट है। नंबर 2 अभिनेता है। नंबर 3 आदिवासी कलाकार है। नंबर 4 तमाशा कलाकार है। एक तो इस तरह से आता है। हाल ही में यानी रिसेंटली जो प्रवीण कुमार हैं पैरा एथलीट, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और नीचे इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से इसके सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए। राजस्थपति जो कलियप्पा गोंडर है उनका भी हमने नाम देख लिया। आगे देखेंगे बेटा रोहित शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रोहित शर्मा क्रिकेटर है। कौन है? क्रिकेटर, और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। और आपको तो ये नाम तो याद करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ठीक है, रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर भी तो रहे हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर भी तो है रोहित शर्मा किसके? T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने पिछला वर्ल्ड कप जितवाया था बेटा, अगर उसको बना दिया जाए तो उससे क्या ही बढ़िया है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के, जो हमने अभी जीता है। किसको हरा के जीता है मेरे शेरों? जो हमने अभी न्यूजीलैंड को, है ना, 96 रनों से हरा के जीता है, जिसमें हमने 255 रन बनाए थे, और जिसमें न्यूजीलैंड 159 पे क्या हो गया था बेटा? आउट हो गया था 159 पे। ठीक है, संजू सांग एस पोनिंगोर बेटा नागा लोक कलाकार है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा लगभग कि नागा लोक कलाकार है। शरद कुमार पात्रा मास्टर बुनकर है। सतीश शाह का नाम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। सतीश शाह का नाम जो है तो वो अभिनय से जुड़े हुए हैं। कहां से? अभिनय, जो मोटे से थे, ज्यादातर देखने को मिलते थे। सविता पुनिया बहुत महत्वपूर्ण नाम है।
ये हमारी कौन रही है बेटा, हमारी हॉकी खिलाड़ी रही हैं और इसमें भी गोलकीपर रही हैं। जैसे पीआर सिरजेस महत्वपूर्ण गोलकीपर थे ना, वैसे ही ये भी महत्वपूर्ण गोलकीपर हैं। तो फील्ड हॉकी के लिए सविता पुनिया को मिला है। सविता पुनिया को हाल ही में पद्मश्री मिला है। उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध फील्ड हॉकी से है, ठीक है। सीमांचल पात्रो लोक कलाकार हैं, सीमांचल पात्रो लोक कलाकार। तगाराम भील बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, अलगोजा से जुड़े हुए हैं। अलगोजा एक वाद्य यंत्र है, अलगोजा, ठीक है। अलगोजा से जुड़े हुए हैं तगाराम भील। तरुण भट्टाचार्य बेटा बहुत बड़ा नाम है संतूर में, ये भी जरूर याद होना चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो तरुण भट्टाचार्य को हाल ही में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। उनका संबंध किससे है? उनका संबंध किससे है? सर ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर होता है बेटा वो जो किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए चुना जाए, यानी एक प्रतीक के तौर पे जिसकी वजह से लोग उससे जुड़े, उसके बारे में जाने। तो क्योंकि रोहित शर्मा की एक बहुत बड़ी अपनी फैन फॉलोइंग है, तो ताकि लोगों का जुड़ाव इस वर्ल्ड कप से भी हो, इसलिए उस टाइप से एक व्यक्ति को उसके प्रचारक के तौर पे बना दिया, ये मान लो। ठीक है? तो त्रिवर भक्त वत्सलम बेटा लास्ट में बताऊंगा कितनी सैलरी है, अभी नहीं, ठीक है। चलिए, एक तृप्ति मुखर्जी है कंथासलाई, और एक व्लादिमीर बेटा, व्लादिमीर मेस्टविरिसविली, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, पूर्व कुश्ती कोच है और ये बाहर के हैं। इनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए कि व्लादिमीर बेटा मेस्टविरिसविली जो है ये पूर्व कुश्ती कोच है और इनको भी दिया गया है, ठीक है, इनको भी दिया गया है। एक नट संकीर्तन से जुड़े हुए हैं युमनाम यात्रा सिंह, अब कम से कम केवल इनको जरूर याद कर लेना सबसे पहले। चलो, अगर आप नहीं भी ज्यादा कर पाओ ना तो इनको कर लेना। बलदेव सिंह का संबंध किससे है? हॉकी कोच है, क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, हॉकी कोच है बेटा, ठीक है। विश्व बंधु का संबंध डोमकच लोक नृत्य से है, पद्मश्री मिला है, ठीक है। दीपिका रेड्डी, ये नाम मैं भूल गया, दीपिका रेड्डी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है, हाल ही में पद्मश्री मिला है, ठीक। गणेर बाबू राजेंद्र प्रसाद का संबंध किससे है? भैया अभिनेता है, हाल ही में पद्मश्री मिला है, ठीक है। सुश्री ध्यान रखना बेटा, हरिचरण सेकिया का संबंध किससे है? तो सत्रिया डांस से है, हाल ही में पद्मश्री मिला है। हरमनप्रीत कौर जिन्हें हाल ही में पद्मश्री मिला है, रिसेंटली जिन्हें पद्मश्री मिला है, उनका संबंध क्रिकेट से है, ठीक। ज्योतिष देवनाथ जिन्हें पद्मश्री मिला है, उनका संबंध जमदानी बुनाई से है, ठीक है बेटा। कलामंडलम विमला मेनन का संबंध मोहिनीअट्टम से है। कुमार बोस का संबंध तबला से है, कुमार बोस का संबंध तबला से है। माधवन रंगनाथन का संबंध, आर माधवन का संबंध यानी कि अभिनेता है, कुमार बोस तबला, भैया आर ध्यान रखना है, माधवन जो है वो अभिनेता है। कौन है? आर माधवन अभिनेता है। चलिए, तो ये अभी सैलरी एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, उसे बता दो यार, क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी तो ज्यादा नहीं होती ना, गवर्नमेंट की सैलरी तो लगभग सबको डिसाइडेड होती है। तो अभी पे कमीशन से पहले लगभग ऐसी है, लगभग 1.35 लाख होगी इसमें, ठीक है। हालांकि पे कमीशन के बाद ये और 20-25 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी, तो 1.5 1.60 के करीब हो जाएगी बेटा। चलिए, ठीक है। ये अभी इतनी जो 10-11 साल पुराने एसओ हैं उनकी लगभग ये सैलरी होगी, क्योंकि नए एसओ की भी 90,000 रुपये के करीब सैलरी है। थोड़ी बहुत ज्यादा ऊपर भी ज्यादा होगी तो 5-7 हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है, मुझे, मैं बहुत ज्यादा पे स्लिप देखता नहीं हूँ कभी। चलिए, तो देखना, मंगती मुरली मोहन अभिनेता है, मीर हाजी भाई कासम भाई ढोलक वादक है, मीर हाजी भाई कासम भाई ढोलक वादक है बेटा। नूरुद्दीन अहमद कला डायरेक्टर है, नूरुद्दीन अहमद कला डायरेक्टर है बेटा, कला डायरेक्टर है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है हाई जंप के। प्रोसेनजीत चटर्जी अभिनेता और डायरेक्टर है, प्रोसेनजीत चटर्जी बेटा अभिनेता और डायरेक्टर है, ठीक है। याद रखना है, रघुवीर तुकाराम खेड़कर तमाशा कलाकार है, ध्यान रखना है बेटा, रघुवीर तुकाराम खेड़कर तमाशा कलाकार है। रोहित शर्मा क्रिकेटर है, ठीक है बेटा, रोहित शर्मा क्रिकेटर है। सतीश शाह अभिनेता है, इनको भी मिला है पद्मश्री। सविता पुनिया फील्ड हॉकी से जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए, सविता पुनिया। सीमांचल पात्रो लोक कलाकार है। तगाराम भील संगीत अलगोजा, तगाराम भील अलगोजा, तगाराम भील अलगोजा मेरे भाई। और तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक है। कौन है? तरुण भट्टाचार्य, याद रखना है, ध्यान रखना है बेटा, संतूर, ठीक है। चलिए, और व्लादिमीर बेटा मेस्टविरिसविली जो है वो पूर्व कुश्ती कोच है। इन नामों को अब क्या करना है? देखो, 4 नाम और भी आपको देखना है, 4 नाम केवल, और अनसंग हीरो हैं, यानी जिन्होंने जो ज्यादा अपने बारे में किसी को नहीं बता पाए, चुपचाप अपने काम में लगा सकते, चुपचाप अपने काम में लगाते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक तो है पार्वती बरुआ, पार्वती बरुआ बेटा, पार्वती बरुआ भारत की पहली महिला हाथी महावत है और इन्हें हस्ती कन्या के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसे हैं जिनका बेटा, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, जो चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं, और अगर जीवन में सफलता पानी है तो चुपचाप अपने काम में लगे रहो। बाहर से शोर आएगा, कभी कभी तो लोग केवल आपको डिस्टर्ब करने के लिए ही कोई बात कहेंगे, और जब तक आपने अपने दिमाग को बाहर की चीजों से प्रूफ नहीं कर दिया, प्रूफ मतलब जैसे वाटर प्रूफ, मतलब इसमें पानी कोई असर नहीं करेगा। तो जो बाहर की बातें हैं लोगों की, अगर आप छोटी छोटी बातों पे दूसरों की पे नाराज होना या बेटा परेशान होना शुरू करेंगे, तो लोग हो सकता है आपके एग्जाम से 2 दिन पहले कोई ऐसी बात कहें, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ बेहतर ना कर पाएं। तो इसलिए अपने इस दिमाग को कम से कम ऐसा करिए, इसे इस तरह से ट्रेन करिए कि बाहर के लोगों की बातों पे इतनी आसानी से ना ध्यान दें। महावत का मतलब होता है बेटा, जो हाथी को हाँकता है ना, उसको महावत कहते हैं। हाथी को जो चलाता है नॉर्मली, क्योंकि हाथी है तो उसे हाँकने के लिए कोई ना कोई चलाएगा ना, ले जाना है, यहाँ कहीं लाना है, उसकी देखरेख करनी है, तो वो महावत है, महावत बेटा, ठीक है। डायरेक्ट एसओ, एसओ, हाँ बेटा बिल्कुल डायरेक्ट एसओ बन सकते हो, एसओ तो बनते हैं डायरेक्ट, सीजीएल से वही बनते हैं। तो पार्वती बरुआ भारत की पहली महिला हाथी महावत है, एलिफेंट महावत, ठीक है। दूसरा एक नाम और याद रखना है, जागेश्वर यादव, तो ये बिरहोर जनजाति के उत्थान के लिए काम करते हैं, और ये बिरहोर यादव, ये जो है जागेश्वर यादव दूसरा नाम है। तीसरा चामू, जो चामी मुर्मू है, सॉरी, चामी मुर्मू बेटा, कौन है? चामी मुर्मू। दूसरे थे जागेश्वर यादव, छत्तीसगढ़ के। चामी मुर्मू क्या करती है बेटा? पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। और एक दुखू माझी है, दुखू माझी जो बंजर जमीन पर पेड़ लगाने के लिए फेमस है, ठीक है, जो प्लांट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज ऑन बैरन लैंड। तो ये 4 नाम और भी याद रखना है कि हाल ही में जागेश्वर यादव को क्या मिला है? भैया ये मिला है पद्मश्री। क्यों वो फेमस है? तो बिरहोर जनजाति के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। चलिए, चामी मुर्मू, इनको भी पद्मश्री मिला है। ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो जो पर्यावरण संरक्षण है, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई है, और वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई। दुखू माझी, ये क्यों फेमस है भैया? इन्हें अभी पद्मश्री मिला है, तो ही हैज प्लांटेड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज ऑन बैरन लैंड। ये 3-4 तरीके से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीरता पुरस्कारों के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले मैं अब आपको बता दूं याद कैसे करेंगे। मैं आपको एक इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ दूंगा। यहाँ पे तो जो पीडीएफ आती है वो आपकी पहले ही लग जाती है। पीडीएफ दूंगा, कैसे दूंगा पीडीएफ? सही मिलान करने के लिए, सही मिलान करो, ठीक है। और बेटा वो कम से कम
5 से 7 बार मिलान करने हैं, एक साथ नहीं, जब जब आपको टाइम मिले। जब आप कहीं जा रहे हो, थोड़ी देर फोन खोल लिया, फोन खोल के मिलान करने की कोशिश की, अगले पेज पे सही मिलान भी होगा। तो इस तरह से ही आपको होगा, ये सीधे सीधे रटने वाली चीज नहीं है। अगर एक बार समझने तो थे, पर अगर सीधे सीधे रट लिए तो फिर कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आज नहीं बेटा, आज नहीं, इस वीकेंड पे दूंगा। अभी आपको 2 बार ये पढ़नी है, 2 बार ये इस पीडीएफ से पढ़नी है, 2 बार इस पीडीएफ से पढ़नी है। ठीक है, ये फिलहाल कैसे करेंगे कि 2 बार ये पीडीएफ से पढ़ेंगे, और इस बार जो कल के बाद है 2 बार पीडीएफ से पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? एक बार में केवल 12-12 नाम, 12-14 नाम एक बार में, फिर 4-6 घंटे बाद 12-14 नाम, फिर 4-6 घंटे बाद 12-14 नाम, और एक बार केवल और केवल जिसपे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है, केवल उतने ही नाम। सबसे पहले उन्हीं को याद करना, सबसे पहले उन्हीं को। चलिए, वीरता पुरस्कार शांति के समय के हमारे रह गए थे। देखो, अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपसे पूछेगा अगर भैया युद्ध काल का, जैसे आपने बताया था परमवीर चक्र, वैसे ही शांति काल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। इसकी स्थापना हुई 1952 में, हालांकि ये भी 15 अगस्त 1947 से ही लागू हुआ था। जैसे वीरता पुरस्कार युद्ध काल वाले कब से लागू हुए थे? वीरता जो पुरस्कार थे, गैलेंट्री अवार्ड थे, जो वॉर टाइम के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, वो कब से शुरुआत हुई थी उनकी? तो भैया 26 जनवरी 1950 शुरू, 26 जनवरी 1950। हालांकि वो भी कब से माने गए थे? वो बेटा इसी से लागू माने गए थे, 15 अगस्त 1947 से, 15 अगस्त 1947 से ही वो माने गए थे। ठीक है, ठीक है, चलिए, 4 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1947 से लागू। अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार, हाईएस्ट अवार्ड इन पीस टाइम। जो पीस चल रहा हो, पीस का मतलब जब युद्ध डिक्लेयर ना हो,